एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर, गणित का छठा चैप्टर जो है जिसका नाम है त्रिभुज, आज इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक धाकर अंदाज में देखने वाले हैं। जो कि आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जो जो कंसेप्ट और जो जो ट्रिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ना ही आपने जो है कभी भी किसी चैनल पे देखे होंगे और ना ही सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा अंदाज ही अलग है और पहचान भी अलग बनाना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है जी कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा, क्या चीज, पी और क्यू बिंदु जो है भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू जो है समांतर है बीसी के, और यहाँ पे एपी बराबर में 3 दिया है, पीबी बराबर में 2 सेंटीमीटर दिया है, और एक्यू का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, और क्यूसी का मान x दिया है। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले इतना हम बता देना चाहते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है एक त्रिभुज का निर्माण। तो आइए यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, और यहाँ पे एक त्रिभुज जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका हम नाम ले लेते हैं एबीसी, ठीक है, ए, और यहाँ पे नाम ले लेते हैं बी, और यहाँ पे नाम ले लेते हैं सी, ठीक है। तो इसके तीनों शीर्ष को हमने डिसाइड कर दिया कि त्रिभुज एबीसी है, जो कि यहाँ पे आपके सवाल में कहा था। जब भी ऐसा सवाल बनाना हो आपको चित्र बना लेना चाहिए और चित्र के हिसाब से ही सॉल्व करना चाहिए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो जो सवाल में इंफॉर्मेशन दिया होगा उसके बेसिस पर ही चित्र बनाना है, ऐसे ही चित्र नहीं बनाना है। जो सवाल में इंफॉर्मेशन दिया होगा उसके बेसिस पर ही चित्र बनाइएगा। तो यहां पे देखिए जो कह रहा है कि एबी के एबी पर जो है एगो पी बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पे एसी पर जो है क्यू है, ठीक है, और जो पी और क्यू को मिला रहा है जो पी क्यू वो बीसी के समांतर है। यानी कि हमको एक समांतर रेखा भी ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि बीसी के समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीसी के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लिए जिसमें एबी पर बिंदु पी को लेना है और एसी पर बिंदु क्यू को लेना है, और ये दोनों का दोनों जो है वो समांतर है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल में कहा था उसके अनुसार चलते हैं। पी क्यू जो है बीसी के समांतर हमने खींच लिया, जो बिंदु पी था वो हमने एबी पर लिखा, और जो बिंदु क्यू था वो एसी पर लिखा, तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एपी का मान 3 दिया था, हम यहाँ पे एपी का मान 3 रख लेते हैं। यहाँ पे पीबी का मान जो है 2 है, तो पीबी का मान हम लोग 2 रख लेते हैं। यहाँ पे पी और यहाँ पे बी है, तो पी से लेकर के बी तक का जो दूरी है 2 सेंटीमीटर दिया है। एक्यू का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया, तो एक्यू का मान हम लोग 6 सेंटीमीटर रख लेंगे। यहाँ पे क्यूसी का मान जो एक्स दिया, तो यहाँ पे क्यूसी का मान एक्स लिख लेंगे। अब इस सवाल को बनाने के मेरे पास कई सारे विधि है, ठीक है। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या क्या लगता है, ठीक है। तो कंसेप्ट देखिए क्या क्या लगता है, तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट के लिए हम एक और यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। एक और त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे एक समांतर रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहाँ पे पी और क्यू ही लिख लेते हैं। और ए जो है समांतर जो कहा है वो समांतर ले लेते हैं। आपको पता है, ठीक है, कि जब पी क्यू जो है बीसी के समांतर होगा तो ऐसी स्थिति में लगता है थेल्स प्रमेय, ठीक है। कौन सा प्रमेय लग जाता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर थेल्स प्रमेय लगता है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है जी कि जो समांतर भुजा जो खींचा गया है इन जो अन्य 2 भुजा है इसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एपी का अनुपात होगा पीबी से, यानी कि एपी जिस अनुपात में होगा बीपी के उसी अनुपात में होता है ए क्यू के बटा में क्यूसी, यानी कि ए क्यू का अनुपात जो है क्यूसी से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का अनुपात जो है बराबर होता है। लेकिन हम बात आप लोगों को एक और सिखाना चाहते हैं कि खाली इतना ही याद मत रखिए, आपको जो है सवाल बनाने के लिए ए वाला भी बात याद रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे एपी है, ठीक है, और नीचे जो है क्यूसी है। हम चाहें तो ए क्यू को हम नीचे भी ला सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बट्टा के ऊपर है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टा के नीचे जाएगा। भाई देखिए बीपी जो बट्टा के नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो बीपी ऊपर भी चला जाएगा। यानी कि हम लोग या तो इसको याद करें या फिर इसको याद करें, ठीक है, तो सवाल हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एक नया चीज सीख पा रहे हैं, ठीक है। क्या सीख पा रहे हैं जी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार से हम लोग एपी के बटा में, यानी कि भाई एपी जो है इसके बटा में हम लोग एक्यू भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्यू आ गया है, ठीक है, और जो है पीबी है, जो पीबी, ठीक है, इसके बटा में हम लोग क्यूसी भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए पीबी के बटा में क्यूसी, यानी कि पीबी के बीपी के बटा में क्या चीज क्यूसी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हम दोनों बातों को लिख सकते हैं। तो अगर इस दोनों कंसेप्ट को देखें,
ठीक है, इस दोनों कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पे ज्यादा आसान पड़ रहा है ई वाला मेथड, क्योंकि देखिए 3 का ही दुगुना है 6, ठीक है, 3 का दुगुना है 6, तो यहाँ पे 2 का दुगुना कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 2 का दुगुना यहाँ पे 4 होगा, तो x का मान 4 होगा और यहीं से जो है मामला खत्म हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं ये कब खत्म होगा, जब आप इस थेल्स प्रमेय को खाली इस विधि से नहीं इस विधि से भी देखिएगा, तब ई जाके मौखिक खत्म होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जगह कैसे पढ़ाया जाता है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उस विधि को भी जानना आपको जरूरी है कि आखिर इसको कैसे हम लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो कंसेप्ट डेवलप होता है कि पीक्यू जो है बीसी के समांतर है, तो यहां से बात जो आएगा वो एपी के बाटा में पीबी होगा और बराबर का होगा जी AQ के बाटा में यहाँ पे QC होगा। अब आपको सभी का मान रखना है, फिर सॉल्व करना है, जो कि बाकी लोग बताते हैं, ठीक है। तो AP का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रख लेंगे, PB का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे, यहाँ पे AQ का मान जो है 6 है तो 6 रख लेंगे, QC का मान जो है 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 1 से गुना में 3 है तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुना में 6 होगा तो यहाँ पे 2 छक्के 12 हो जाएगा, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। तो यहाँ से जो आप लोग x का मान निकालते हैं वो निकालते हैं 12/3 और यहां से x का मान आप लोग का निकलता है 3 चौका 12, यानी कि x का मान 4 निकलता है। तो ई वाला सवाल को हम लोग ऐसे क्यों सॉल्व करें, ऐसे क्यों सॉल्व करें, ये तो आपको टाइम बर्बाद करेगा ना। ई आप अगर लिख के बता रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे जी सर टाइम बर्बाद हो रहा है, तो क्यों ना टाइम को बचाया जाए और हम लोग जैसे यहाँ पे सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व किया जाए। तो देखिए 3 का दुगुना 6 था तो 2 का दुगुना कितना होगा 4, तो वही x का मान हो जाएगा 4, यहीं से खत्म हो जाएगा। खाली चित्र बनाइए, आंसर पाइए, ठीक है। तो ये कब आंसर आप लोग पाएंगे, जब मेरे अनुसार जो बताए गए मैंने ट्रिक्स है उसको आप लोग फॉलो करेंगे। तो थेल्स पर में खाली हई वाला बात याद मत रखिए, साथ में ये भी बात याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे चैनल पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल पर नया सीखने को मिल रहा है तो यार देखिए नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, दबा दीजिए, एकदम प्यार से मुलायम मुलायम हाथों से दबाइए तो जल्दी से लाइक का बटन। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए सवाल जब भी ऐसा कहे कि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज क्या है समरूप है, और साथ में क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, ठीक है, और उनसे उसके अनुसार से क्या पूछे, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछे, चाहे संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, चाहे संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछे, चाहे परिमापों का अनुपात पूछे, इन सब चीज के लिए ध्यान रखिएगा, ये सब चीज को निकालना है। अगर क्षेत्रफल से आपको ऊंचाई का अनुपात निकालना है, भुजा का अनुपात निकालना है, माध्यिका का अनुपात निकालना है, परिमाप का अनुपात निकालना है, आपको करना कुछ नहीं है, आंसर पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रूट चढ़ा देना है। क्या इतना आप लोग काम कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे जी सर आप बताएं और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग यहाँ पे क्या चढ़ा लेंगे जी, केवल रूट। तो 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। बिना कलम उठाए आप लोग जो है ऑप्शन बी को टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कंसेप्ट में आप लोग क्या सीखे कि अगर त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसका रूट जब निकालेंगे तो वो जो अनुपात प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे 3:2 प्राप्त हुआ है, ये क्या होगा जी, तो उन दोनों त्रिभुजों के ऊंचाइयों का अनुपात भी इसी अनुपात में होगा, उसके माध्यिकाओं का अनुपात भी इसी अनुपात में होगा, भुजाओं का अनुपात भी इसी अनुपात में होगा, और साथ में परिमाप का भी अनुपात इसी अनुपात में होगा, और भी बहुत सारे चीजें है इसी अनुपात में होंगे। लेकिन आपको ये 4 गो बात याद रखना है। अगर आपको 10वां क्लास का परीक्षा में पास होना है, एकदम जल्दी से एकदम पास होना, एकदम बिना किसी कलम वलम के सहायता से बनाए हुए पास होना है, तो बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात को समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ गए। अब देखिए ऐसा जो सवाल आप लोगों को मिलता है, जैसे 3 नंबर यहाँ पे सवाल दिया है, क्या दे त्रिभुज PQ में यदि PQ का स्क्वायर जो है वो PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर है, तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। इस सवाल को बनाने के लिए भी आप लोग क्या करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा समझिएगा। आप लोग जो बुद्धि लगाते हैं वो लगाते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जाहिर सी बात है कि उनके समकोण पूछा तो समकोण आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PQ का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो आप जो है जाहिर सा बात समझ रहे हैं कि ई पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर दिया गया है। ये आप लोग बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रमेय के आधार पर दिया है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, कि त्रिभुज का
मैंने कि जो समकोण जो होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ध्यान रखिएगा, उसमें समकोण का जो सम्मुख भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो वही कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हाई देखिए, हाई कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी कि यहाँ पे पी क्यू क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो यहाँ पे आप लोग पी क्यू को क्या दर्शाएंगे, कर्ण दर्शाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण होगा, यानी कि समकोण हाई वाला कौन होगा, तो ये वाला कौन कौन होगा, पी आर, और यहाँ पे आर क्यू है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आर बिंदु होगा, तभी तो पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का स्क्वायर दिया है जोड़ करके, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे जी सर इतना बात तो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आर जो है समकोण हुआ, आर का वजह समकोण हुआ। तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट करेंगे। लेकिन भाई एक बात बताओ, है चित्र बनाना ही क्यों है, ये चित्र बनाना ही क्यों है, बताओ तो हमको, चित्र क्यों बनाना। जब सवाल माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा तो चित्र क्यों बनाना है। माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं पता है, देखो यहाँ पे जो है पी क्यू का स्क्वायर दिया है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पी और जो क्यू होगा वो कर्ण का हिस्सा होगा, है कर्ण का हिस्सा। तो क्या कर्ण से जो शीर्ष होता है उस पर कभी भी समकोण बन सकता है, नहीं। जब बनेगा तो इसके सामुख भुजा पर बनेगा, सम्मुख कौन बनेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, कर्ण का सम्मुख कौन बनेगा। तो कर्ण बनाने में तो पी और क्यू बीजी हो गया, तो सम्मुख समकोण कौन बनाएगा, तो पी और क्यू के अलावा कौन सा बिंदु बच रहा है। तो आप लोग कहेंगे सर पी जो है काची बनाएगा जी, कर्ण बनाएगा। तो यानी कि आर जो है एक अलग बिंदु बच रहा है जो कि समकोण बनाएगा। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा जी, समकोण हो जाएगा। तो बिना चित्र बनाए आप लोग माइंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं कि पी क्यू अगर कर्ण है तो अगला जो बिंदु आर बचेगा वही समकोण होगा, क्योंकि वही जो है समकोण का निर्माण करेगा, तब जाके इसका सम्मुख भुजा जो है पी क्यू बनेगा, कर्ण का काम करेगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे सवालों में चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को समझे कि नहीं समझे। हम आपका बस एक ही काम करते हैं कि टाइम बचाते हैं। जितना आप टाइम बचा पाइएगा परीक्षा में उतना ही आप बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव यार मेरे चैनल पर पढ़िएगा ना, तो आपको कह रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव में इतना भाषा में सजा सजा के लिखवाएंगे, इतना भाषा में सजा सजा के लिखवाएंगे कि आपका जो एग्जामिनर है ना जी, आपका एक नंबर भी काट देगा। तो फिर आगे कहिएगा कि सर आपकी वजह से एक नंबर मेरा कम आ गया। कंफर्म दावे के साथ कहते हैं कि कोई भी दुनिया का शिक्षक जो है उसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकता, इतना सजा सजा के आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाला है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बकवास नाम की कोई चीज नहीं होती है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर सवाल को देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ जो है समरूप है, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है जी, समरूप है। और क्षेत्रफल दिया है एबीसी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया जी, 36 दे दिया है, ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे क्षेत्रफल जो है डीएफ का मान जो है 49 दिया है, यानी कि डीएफ का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 49 दिया है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, समझिए ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या कह दिया है, तो आप लोग कहेंगे सॉरी तो क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुजों समरूप कहा है। आप पूछ दिए संगत भुजाओं, तो हम पूछेंगे वो तो पूछा है संगत भुजा, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप लेके को जवाब दीजिएगा सर रूट चढ़ाइए जल्दी से रूट चढ़ाइए। तो हम कहेंगे जी हाँ आप बिल्कुल सही याद रखे हैं कि क्षेत्रफल पे अगर रूट चढ़ा देते हैं तो वही निकलता है, जो मान निकलता है वो संगत भुजाओं का अनुपात का मान निकलता है, संगत माध्यिकाओं का अनुपात निकलता है, संगत ऊंचाई का अनुपात निकलता है, संगत परिमाप का जो है मान निकलता है। ये चारों चीज को गांठ बांध के रख लीजिए। ये चारों चीज अगर आपको निकालना है क्षेत्रफल से, त्रिभुज समरूप है, तो ध्यान रखिएगा खाली रूट चढ़ाना है आपको। क्या चढ़ाना है, रूट। तो 36 का वर्गमूल होगा 6 और 49 का वर्गमूल होगा 7, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। मार दो इसको लात। अरे वाह क्या राइमिंग बोल गए भैया जी गजब। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात, फिर से पूछ दिया क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज समरूप क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या होगा, चढ़ाइए रूट 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, ऑप्शन सी खत्म। हे बबुआ खत्म। देख लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, इससे आपको भुजाओं का अनुपात याद करना है, रूट चढ़ाइए काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8। क्या आपको वर्गमूल भी निकालने नहीं आता है, नहीं निकालने आता है यार, तो क्या कहें हम आपको,
आपको जो है सीख लेना चाहिए वर्गमूल निकालना। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है तो नीचे कमेंट कीजिए। आपको जो है नीचे सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है कि सर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको सिखा दीजिए, तो हम आपके लिए स्पेशल पर्सनली आपके लिए एक वीडियो बना देंगे बबुआ। आप सीख लीजिएगा, खूब बढ़िया से सीख लीजिएगा ना, तो फिर आपको वर्गमूल निकालने आ जाएगा। तो जितने लोग चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमको चाहिए वर्गमूल निकालने वाला विधि। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं। कह रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर है, और यहाँ पे कौन सी के बारे में पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। तो फिर हम आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 3 में कि चित्र आपको बनाना नहीं है। जब आपको चित्र बनाने से मना किए हैं तो आप चित्र क्यों बनाएंगे, बिना चित्र बनाए सॉल्व कीजिए। यहां पे समझिए भाई ए बी का जो स्क्वायर है वो शेष दोनों भुजाओं के बरों के खोल के बराबर है, यानी कि जरूर ए बी कर्ण रहा होगा। अगर ए बी कर्ण रहा है तो ए और बी जो बिंदु है कभी भी समकोण नहीं हो सकता, यानी कि कोण ए और कोण बी जो है समकोण नहीं हो सकता। तो समकोण कौन होगा भाई, बी समकोण नहीं हो सकता। समकोण को बनने वाला एक बिंदु कौन बचा, सी, और सी के बारे में ही तो पूछा है, तो सी क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी खत्म। इतना ही बार आपको सवाल सॉल्व करना है, ज्यादा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों आप सवाल के लिए चित्र बनाएंगे, आप ऐसा क्यों करेंगे बताइए जरा सा। आप ऐसा क्यों करेंगे कि एगो समकोण यहाँ पे त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज लेकर के यहाँ पे कर्ण बनाएंगे ए बी, यहाँ पे कर्ण बन जाएगा ए बी। कहेंगे क्या चीज कि बी सी का स्क्वायर जो होता है, तो बी सी का स्क्वायर जो है एक फल के बराबर है, यहाँ पे ए बी सी ए का स्क्वायर जो है एक फल के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों का जो है स्क्वायर का एक फल के बराबर है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सी को आप समकोण दिखाएगा कि कर्ण का एथी है, सम्मुख वाला कौन है। आप ऐसा चित्र बना के क्यों सॉल्व करेंगे भाई, जब आप बिना चित्र से जो है आपका सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यार मेरे चैनल पे कुछ स्पेशल है तो है, बस सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि ये चैनल बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी सब्सक्राइबर बाबू कम है। तो हम नहीं चाहते हैं कि सब्सक्राइबर कम रहे यार। इस सीजन में तो हमको 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे करवा रहे हो आप लोग, लेकिन चाहिए, क्योंकि हमें भी इस चैनल को बड़ा बनाना है और मुझे भी अपना एकदम मासूम सा चेहरा दिखा कर आप लोग को एकदम लुफ्त आनंदित वाला भाव से आपको पढ़ा के मनमोहित कर देना है, यानी कि आपको परीक्षा में जो है कोई कठिनाई होने नहीं देना है। ये हमारा वादा रहेगा। आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरा करिए, जल्द से जल्द मेरे पास पैसा आएगा, जल्द से जल्द सारी सुविधाएं आपके ऊपर ला देंगे और आपको जो है इतना बेहतरीन क्लास दे देंगे, इतना बेहतरीन क्लास देंगे कि दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बात को समझ रहे हैं जी, पड़ेगी ही नहीं जरूरत। इसलिए आपको कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, बस यही 2 काम कीजिए, बाकी सब चीज हम संभाल लेंगे। आप लोग गुरुजी है ना, सारा चीज देख लेंगे। बस समझ गए ना मेरी बात को। यहाँ पर समझिए, दी गई आकृति में यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे कोण एसीबी की माप पूछा है। ठीक है, एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे एसीबी का माप पूछ रहा है। एसीबी कहाँ है जी, तो यहाँ पे एसीबी, यानी कि यहाँ वाला जो कोण है इसका माप पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए अगर आपको एक बार भी कलम उठाने की जरूरत पड़ रहा है ना जी, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जो है नालायक विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी हैं। आइए हम आपको चालाक विद्यार्थी बना के दिखाते हैं। कैसे चालाक विद्यार्थी बनिएगा, क्या समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या दिया जी, समांतर चतुर्भुज। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की समोच्च भुजाएं जो है क्या होती है जी, समांतर होती है, यानी कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हाई दोनों समांतर है तो हाई जो बीसी होगा, हाई जो बीसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक तिर्यक रेखा कहलाएगा। और इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो कोण बनता है इसको बोलते हैं एक ही ओर के अंतः कोण। है जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड जो 2 कोण अंदर में बनता है, समांतर रेखा का अंदर में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एक ही ओर के अंतः कोण बोलते हैं। और इन एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछने वाले हैं कि यहाँ पे अगर 55 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए ताकि जो है दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री हो जाए। तो आप कहेंगे सर 125 डिग्री जो है यहाँ पे अगर रख लेते हैं तो 125 और 55 मिलके 180 हो जाता है। कैसे होगा, तो 5 इसको दीजिएगा तो 130 है, 130 में 50 जोड़िएगा फिर तो कितना होगा जी, 180, यानी कि 125 डिग्री का ही पूरा बड़का वाला कोणवा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछने वाले हैं कि बबुआ देखिए भाई पूरा का पूरा 125 डिग्री का है, हाई और अकेले हम 70 डिग्री के हैं, तो बताइए इधर वाला कोण कितना डिग्री का होगा। तो आप लोग सर ये तो 55 डिग्री का हो जाएगा। कैसे होगा जी, तो
55 और 70 मिलकर 125 होता है, तो 70 में 55 जोड़ते कितना होगा जी 125 होगा। तो पूरा कोण 125 डिग्री का मंगाना है ना, तो अकेले 70 डिग्री का, तो इधर वाला कोण कितना डिग्री का होगा 55 डिग्री का। आप पूछा कौन सा कोण है, यही ना कोण पूछा है जी ACB, तो यही वाला कोण पूछा, तो ये वाला कोण कितना डिग्री का है 55 डिग्री का है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिना कलम कॉपी उठाए ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो समझ गए हैं, काहे नहीं उम्मीद कीजिएगा, कीजिए ना, एकदम भर भर के उम्मीद कीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं 8 नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि D समांतर है BC के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समांतर दे दिया है और यहाँ पे AD DB सब दिया है, तो ये सब तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ले आपको चित्र बनाना न ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भुजा का अनुपात कौन कौन सा दिया है, समांतर कौन सा दिया है, ये जब तक आपके दिमाग में चित्र नहीं बनेगा तब तक ले जो है नहीं हो पाएगा। और आप लोग इतना जो है चालाक नहीं है कि दिमाग में इस सवाल का चित्र बना ले, तो इसलिए आपको जो है बहलाएंगे फुसलाएंगे नहीं, सीधे सीधे चित्र बना के जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ। हम तो बना लेंगे बिना चित्र के भी, हमारे भरोसे मत रहिए, हम बहुत पढ़े की सातिर आदमी है, समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे चित्र बनाना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। इसमें जो है DBC के समांतर है, तो हम लोग को यहाँ पे एक समांतर है खींचना होगा, जो कि क्या होगा जी यहाँ पे BC के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे DE जो है हमने BC के समांतर यहाँ पे खींच लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए क्या कह रहा है जी कि AD और DB का जो अनुपात है 1:3 है, 2 है, तो AD का अनुपात 1 है और DB का अनुपात जो है 2 है। और AC कह रहा है कि पूरा का पूरा जो AC है वो 27 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा कितना है जी AC 27 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे EC का मान पूछ रहा है, यानी कि हाई वाला भुजा का मान पूछ रहा है EC का, ठीक है। तो एक बात बताइए, हाई अगर समांतर है, ई वाला D समांतर है BC के, अगर ई समांतर है तो आपका थेल्स पर में क्या कहता है कि जो अनुपात है AD बटा DB का होगा वही अनुपात AE बटा में कितना जी EC का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, है AD 1/2 है, AD बटा DB जो है 1/2 है, तो यहाँ पे बताइए अगर आपसे पूछते हैं कि AE बटा EC थेल्स पर में से क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर A भी 1/2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे D समांतर है BC के, तो यहाँ से आप लोग लिखते हैं थेल्स पर में से कि सर AD बटा DB जो है AD बटा DB वो बराबर हो जाएगा किसके जी, AE बटा EC के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे AD बटा DB का वैल्यू 1/2 देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे AD बटा DB का वैल्यू हम लोग 1/2 कर दें, 1/2, तो यहाँ पे AE बटा EC का वैल्यू कितना होगा 1/2 ही तो होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर AE बटा EC का वैल्यू कितना है जी 1/2 है, यानी कि अनुपात में पूछे तो कितना है जी, तो 1 यहाँ पे 2 है, यानी कि भाई पूरा अगर AC का अगर हम बात करें तो AC का अनुपात कितना होगा 1 और 2 मिलकर के 3 अनुपात में हो जाएगा। कितना अनुपात में होगा जी 3 अनुपात में। ये 3 अनुपात जो है 27 को डिनोट करा, क्योंकि सवाल में दिया है कि पूरा का पूरा जो है 27 है, लेकिन अगर अनुपात में हम देख रहे हैं तो ये 3 गो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं 1 अनुपात का तो कितना होगा, तो आप लोगों ने सब 3 अनुपात का वैल्यू जो है 27 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू जो है जरूर 9 रहा होगा, क्योंकि 9 तिया 27 होता है। तो 1 अनुपात का 3, तो 2 अनुपात का 18 और 3 अनुपात का 27 होगा, ऐसा ही ना होगा जी। तो यहाँ पे 9 को बढ़ेगा, तो यहाँ पे 3 अनुपात का वैल्यू 27 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा जी, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा है EC का मान, किसका मान पूछा है जी EC का, तो EC का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अनुपात में हम लोग 2 निकालेंगे, तो 1 अनुपात का वैल्यू 9, तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना होगा जी 18 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस सवाल के लिए अगर आप लोग हाई लिख दिए तो फिर पाप लगेगा, पाप। क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए, चित्र बनाइएगा, 1/2 दिया है तो इधर भी 1/2 होगा, टोटल वैल्यू 3 का वैल्यू 27, तो 2 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू 27, 1 का वैल्यू 9 और 2 का वैल्यू 18। इस तरह से आपको माइंड में सॉल्व करना है और 2 का वैल्यू 18 मार के जो है ऑप्शन आगे बढ़ जाना है। आपको हाई वाला क्रियाक्रम नहीं करना है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, इस चीज को समझिएगा। समझ में कि नहीं आया, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज जो दिया गया है EFG है, EFG यहाँ पे G है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है LM समांतर है FG के, यानी कि LM जो है LM समांतर है FG के, यहाँ पे FG है तो यहाँ पे समांतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि LE का मान बताइए, LE का मान बताइए, इसका मान बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि जब भाई दोनों समांतर हो जाए तो थेल्स प्रमेय को अप्लाई करते हैं, तो जो अनुपात इधर का होगा इससे वही अनुपात इसका भी होगा,
यही ना समझते हैं जी। ई एल ई बटा में जो है एल एफ, ठीक है, एल ई के बटा में एल एफ हो, वही अनुपात क्या होगा जी, एम ई के बटा में एम जी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे जी, दोनों समांतर हो तो आप लोग कहेंगे जी सर एल ई है, यानी कि हाई वाला भुजा का जो है अनुपात में कौन होगा जी, है एल एफ होगा, और यही बटा में क्या होगा जी, इधर है एम ई के बटा में एम ई के बटा में क्या होगा जी, एम जी होगा, यानी कि हर दोनों भुजा का अनुपात होगा। आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जी, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे दिक्कत वाला बात यह है कि सर हमको एल ई का मान निकालना है। अगर आप लोग इतना लिखे हैं, अगर आप लोग इतना लिखे हैं और उसके बाद जो है आप लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 में उपयोग किया था। हमने क्या उपयोग किया था, देखिए समझ में, इसके अनुपात में इसको लाए थे, इसके अनुपात में इसको लाए थे, तो गुना ही तो देखे थे, तो 18 3 54 होते। देखिए अगर इसको इसको कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसके अनुसार से देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इस थेल्सफोन के मेन नियम से चल रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर नीचे का चीज कंपेयर करना है। तो देखिए 18 का ही 3 गुना है, 18 का जी गुना है जी 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 3 54 होगा, तो बताइए कितना 3 72 होगा। तो आप लोग कहेंगे सर 24 3 72 होता है। कितना 3 72 होता है जी, 24 3, तो यानी कि एल का वैल्यू कितना होगा, 24 होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए 1.8 दिया, 18 नहीं दिया है, यहाँ पे 5.4 दिया, यहाँ पे 7.2 दिया है। तो सब में देखने के कहे अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, क्योंकि अनुपात में जब रखेंगे ना दशमलव दशमलव कटता जाएगा तो यहाँ पे अनुपात समान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 2.4 के 3 गुना करेंगे तो 7.2 आएगा, तो यहाँ पे 2.4 ही आंसर होगा। ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। लेकिन आपको ये बात जो है समझना होगा बढ़िया से, तब जाके ये आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को कर पाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो सवाल था, 1 नंबर सवाल में आपको हमने दोनों कंसेप्ट बताया था। ठीक है, यहाँ पे एपी के बटा में ए क्यू करके भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको एपी के बटा में बीपी करके भी बना सकते हैं, एपी के अनुपात में बीपी भी करके हम लोग बना सकते हैं, यानी कि ए क्यू के बटा में क्यूसी करके भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इससे इसका अनुपात निकाल लिए और फिर इससे इसका अनुपात निकाल लिए, दोनों का अनुपात हमने बराबर कर लिया। यही वाला तो विधि यहाँ पे लगाए हैं। तो आप लोग कहेंगे जी सर यही वाला तो विधि आपका यहाँ पे उपयोग हो रहा है। देखिए 18 3 54 तो 24 3 72, यानी कि 2.4 इसका आंसर होगा, खत्म। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये बात जो है विश्वास नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। आप लोग जो है बाकी जगह जैसे पढ़ाए थे वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो एल ई का मान निकालना है तो यहाँ पे एल ई रख लीजिए। एल एफ का मान जो है कितना दिया, 7.2 दिया था, 7.2 रख लेंगे। एम ई का वैल्यू जो है 1.8 है और एम जी का वैल्यू जो है 5.4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो विधि है ऐसे मान रख के जो बनाने वाला विधि है, ये गधा विद्यार्थी बनाता है। सिंपल से एकदम एक ही शब्द में बोल रहे हैं, गधा विद्यार्थी करके बनाता है। ठीक है, लेकिन आपको हम तेज बनाएंगे तो बनाएंगे, आप रहिएगा गधा बन के आइएगा, लेकिन मेरे पास से तेज होकर के जाना है, इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम आपको तेज करके ही भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल के बट्टा के नीचे 7.2 है, तो इधर कहाँ आ जाएगा जी, गुना में जाएगा 7.2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको काटते हैं। ठीक है, आपको नहीं काटते हैं, इस सवाल को काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से ही कितना होगा, 24 3 72 होगा। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 10 नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को दशमलव भी तो हटाने नहीं आता, चलिए हम सिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए, दशमलव हटाना भी सीख लीजिए। हमको सॉल्व करना है इतना 18 यानी 1.8 बटा में 5.4 अगुने 7.2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 दशमलव हटाइए, सबका दशमलव हटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 1 अंक है तो नीचे का 0 आएगा, 1 0 आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर का 0 जाएगा जी, 1 0 जाएगा। नीचे वाला का ऊपर जाता है तो 0 और ऊपर वाला का नीचे आता है, इतना तो आप लोग पता ही होगा। दशमलव 1 अंक तो नीचे कितना को 0 देंगे, 1 0 देंगे। 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। 18 से 3 बार में, 3 से 24 बार में। देखिए 1 0 है मतलब 1 अंक पहले दशमलव रहा होगा, तो इसका सोल्यूशन कितना होगा जी, 2.4 बटा में 10 होगा। क्योंकि दशमलव को हटाएंगे तो फिर क्या होगा, 24 बटा 10 ही होगा। तो यहाँ पे 2.4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इतना लिखने के बाद अगर आप लोग बना रहे हैं तो फिर आप लोग मेरे विद्यार्थी कहलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सा बताया है उसी तरीके से चलिएगा। या तो इसका अनुपात इससे निकालिएगा, यानी गुना में देख लीजिए कितना गुना में है। ठीक है, या फिर ऊपर वाला का गुना में देख लीजिएगा नीचे वाला। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कंपेयर करने के लिए दिया है तो ऊपर नीचे कंपेयर कर लीजिए। 18 3 54 तो 24 3 72, 2.4 खत्म। इतना ही बार आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब सवाल को समझ में आ रहा होगा और बना भी रहे होंगे। यहाँ पे 10 नंबर सवाल को देख लीजिए। यदि एल समांतर है एम के तब यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हाई एल जो है समांतर है एम के, दोनों समांतर है। तो हाई एगो तिरक रेखा कहलाएगा, हाई टी
क्या होगा जी, तिर्यक रेखा। यहाँ पे दिया है टी, यहाँ पे दिया है एल और यहाँ पे दिया है एम दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है टी एक तिर्यक रेखा हुआ और यहाँ पे तिर्यक रेखा हुआ, तो हई जो दोनों कोण जो दिया है, दोनों कोण क्या दिया है जी, यहाँ पे ई दोनों कोण जो दिया है वो संगत कोण दिया है, जो कि आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। और संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि 3a को इधर बराबर को उधर लेके जाएंगे तो 4a में से 3a घटे तो ए को बचेगा, और 40 इधर जाएगा तो 60 में से 40 घटेगा तो 20 होगा, यानी कि ए का वैल्यू जो है 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ये तो है मौखिक सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप लोग लिख ना दिया जाए तब तक आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो जरा सोचिए, भाई दोनों का दोनों संगत कोण दिया, देखिए भाई जो समांतर रेखा है उसके नीचे वाला कौन है, फिर समांतर रेखा का जस्ट नीचे वाला कौन है, और दोनों तिर्यक रेखा एक ही साइड है, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, संगत कोण बोलते हैं। और संगत कोण का होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो आप समझिए 4a प्लस में जो 40 है, 4a प्लस में जो 40 है वो बराबर होगा 3a प्लस में 60 के। तो हम यही काम किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही काम कैसे कि 3a को इधर लाए थे और 40 को उधर भेजे थे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि 4a जो है इधर का इधर रहेगा, 3a इधर आएगा तो देखिए प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 60 है तो 60 रखेंगे, 40 को जब उधर भेजते तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां से समझिए 4a में से 3a घटे तो ए को ए होगा, और 60 में से 40 घटे तो ये 20 होगा। तो यहाँ पे बात को समझिए, अगर लिखना है तो इतना लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद देखिए 3a को इधर लगेगा तो 4 को ए में से 3 को ए घटेगा तो ए को बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 40 को उधर लेके जाए तो 60 में 40 घटेगा तो 20 बचेगा। यानी कि हाई वाला लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को लिखिए और डायरेक्ट जो है आंसर टिक आउट करके आगे बढ़िए। हाई वाला लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर लिखना भी हो तो बस इसको बराबर करके लिख लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसा सॉल्व कीजिए। 3a को लगा घटेगा तो ए को ए बचेगा, 40 को लगा घटेगा तो 60 में से 40 घटेगा तो 20 बचेगा, यानी कि ए का वैल्यू जो है 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो है ऑप्शन सी आपका टिक आउट कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 सवाल एकदम बवाल रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को अभी तक जितना भी बात हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और नीचे आप लोग एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है सवाल वो पूछ डालिए, या फिर आपको कुछ कहना है मेरे से तो एकदम कमेंट कर डालिए और पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल पे आते हैं। और 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, देखिए किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि दो कोणों का अंतर जो है 50 है, तो पहला वाला कंडीशन को पहले देखते हैं। ऑप्शन तो चारों दिया है, देखते हैं। दो कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, तो 45 45 90 40 70, यहाँ पे 70 को 40 से कितना होगा जी, तो आप लोगों ने 7 चलेगा, यानी 110 होगा। 110 के बराबर है क्या 70? नहीं, तो यानी कि तीसरा कोण के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को टिक आउट नहीं करेंगे। 20 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 80। 80 क्या 100 के बराबर होगा? नहीं। तो दो कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पे कंडीशन अगला क्या कर रहा है जी, दो कोणों का अंतर जो होना चाहिए 50 होना चाहिए, यानी कि जो दो कोण को जोड़ रहे हैं जिससे तीसरा कोण आ रहा है, तो उस दोनों कोणों का अंतर जो है 50 होना चाहिए। तो देखिए 45 45 जोड़ के जो है 90 आ रहा है, तो 45 में से 45 का अंतर जो होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। तो क्या 45 में से 45 का अंतर जो है 50 है? नहीं, ये तो जीरो है। 45 में से 50 घटे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि अंतर 50 नहीं, तो ये भी ऑप्शन जो है नहीं होगा। इसका देख लेते हैं 70 में 70 और 20 का अंतर कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 50 अंतर है, 70 में से 20 घटेगा तो 50 आएगा, यानी कि अंतर 50 है और 20 और 70 दोनों को जोड़ने पर 90 भी आ रहा है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर आ रहा है। देखिए 20 और 70 जोड़ के 90, और 90 जो है तीसरा कोण भी है, तो दोनों कोणों का जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर आ रहा है। और दो कोण जो है उसका अंतर भी 50 है, तो दो कोणों का जो अंतर है वो कितना है, 50 है। तो है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करेंगे, क्योंकि इसको जो है ये फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एबीसी में एबी एवं एसी का मध्य बिंदु डी और ई है। इस प्रकार है कि डी समांतर है बीसी के, तो बीसी यहाँ पे 8 है, तो डी का मान पूछा है, तो डी कितना 4 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में आया ही नहीं होगा, भाई 8 है तो 4 कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु प्रमेय को थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय के लिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज आप लोग के लिए आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज का नाम जो है वो यहाँ पे ए बी और सी दे देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं जी, ए बी और सी। यहाँ पे ए बी का जो मध्य बिंदु है वो डी है, तो यहाँ पे ए बी का एक मध्य बिंदु जो है हम डी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी जो है बीसी के समांतर है, तो हम एक समांतर रेखा भी खींच लेते हैं, ठीक है। डी के समांतर जो है क्या खींच लेते हैं जी, यहाँ पे बीसी खींच लेते हैं। तो यहाँ पे एसी पर जो है कहा था क्या चीजिए, एसी का मध्य बिंदु जो है ई होगा, तो यहाँ पे ई जो है हमने लिख लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है ई समांतर है,
और साथ में कह रहा है कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि एडी जो है बीडी के बराबर है और यहाँ पे जो ए है वो ईसी के बराबर है, यानी कि ई सब जो है बराबर है। तो इसका मतलब है अगर एक है तो है यो एक होगा, अगर ई वाला एक है तो ई भी क्या होगा जी एक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, हम यहाँ पे इस अनुपात का बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट जो है जो सवाल पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। हमको जो है पे बीसी का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, बीसी का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। डी का मान पूछना है, किसका मान पूछा है जी डी का मान पूछा है, तो डी यहाँ पे तो इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज का बात करते हैं तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या त्रिभुज जो है ए डी ई समरूप है त्रिभुज एबीसी के? तो आप लोगों के मुंह से एक ही को जवाब निकलेगा, चिक चिक करके निकलेगा कि सर जी एकदम समरूप है। तो है, हम पूछेंगे कैसे है बबुआ, तो आप लोग आएंगे सर देखिए यहाँ पे ये समांतर है, तो हाई वाला कौन हाई वाला कौन संगत कौन हुआ, यानी कि दोनों बराबर होगा। उसी तरह से ई वाला कौन और ई वाला कौन क्या होगा जी संगत होगा, तो ये भी बराबर होगा। और हाई जो कौन है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो ए सर्वांग समरूपता जो कसौटी है, ए समरूपता कसौटी, इससे ही छोटका त्रिभुज ए डी, हाई जो छोटका त्रिभुज ए डी ई जो है हाई वाला, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा जी बड़का त्रिभुज एबीसी के जो है समरूप है। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे अनुपात निकलेगा एडी के अनुपात में ए बी है, पूरा का पूरा जो बड़का त्रिभुज का जो अनुपात निकलेगा, देखिए यहाँ पे एडी के अनुपात में क्या निकलेगा ए बी निकलेगा। ठीक है, उस तरह से डी के अनुपात में जो है बीसी निकलेगा, डी के अनुपात में क्या निकलेगा जी बीसी निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए के अनुपात में क्या निकलेगा जी एसी निकलेगा। तो यहाँ पे ए के अनुपात में जो है हम लोग एसी निकाल लिए, यानी कि छोटका त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात बड़का त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं जो होते हैं एक ही अनुपात में होते हैं, तो एक ही अनुपात में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर ई वाला जो है डी बिंदु मध्य बिंदु है, तो अगर हम इसको एक मानते हैं तो नीचे वाला भी कितना होगा जी एक होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है मध्य बिंदु को होने की वजह से। तो अगर इसका भुजा एक मान रहे हैं तो ये बड़का त्रिभुज का भुजा कितना होगा, तो एक और एक मिलकर दो नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे जी सर हो जाएगा, यानी कि एडी का मान जो है एक है, एडी का मान कितना है जी एक है, और यहाँ पे क्या चीज जी डीबी का मान, डीबी का मान कर है एबी का पूरा मान कितना जी 2 है। तो आप लोग कहेंगे सर 2 रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा अनुपात बराबर है, ऐसा अनुपात किसका है जी 1/2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको एक मानते हैं तो बड़ा वाला जो त्रिभुज का भुजा कितना होगा जी 2 होगा, क्योंकि एक और एक मिलकर 2 हो जाता है, दोनों का दोनों बराबर है। इस कंसेप्ट को ध्यान समझिएगा, एक बार समझ गए ना तो इस पे बहुत सारा सवाल है, आप लोग बनाने लगेगा, बस एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो अगर ई वाला जो बात है, ठीक है, यहाँ पे एक ही अनुपात में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मध्य बिंदु होने की वजह से। ठीक है, तो ई वाला दोनों का दोनों त्रिभुज छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप होगा तो ये मध्य बिंदु होने की वजह से क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं जी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बड़का त्रिभुज का भुजा है वो 2 है, तो छोटका त्रिभुज का भुजा जो है 1 है, यानी कि 2 का आधा है। छोटका त्रिभुज का भुजा क्या है जी 2 का आधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 का आधा यानी कि 1 है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अगर बड़का त्रिभुज में से किसी का भी मान दिया हो और छोटका त्रिभुज का किसी भी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो बस आपको बड़का त्रिभुज का आधा, बड़का त्रिभुज का भुजा का आधा कर देंगे तो छोटका त्रिभुज का जो है भुजा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी 4 होगा, तो यहाँ से 4 आप लोग जो है टिक आउट कर लेंगे। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थी को क्लियर नहीं होगा, उनको जो है लिख के समझाना पड़ेगा, उनको बात लिख करके समझाना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख के समझा देते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि अगर छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप है तो हम इतना जरूर लिख सकते हैं एडी के बट्टा में ए बी, यानी कि एडी के बट्टा में है पूरा का पूरा ए बी, उस तरह से डी के बट्टा में बड़का त्रिभुज का बी सी, ये लिख सकते हैं बट्टा में। ठीक है, अब आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे, ठीक है, कि एडी के बट्टा में ए बी है, तो एडी को अगर 1 मानेंगे तो बड़का त्रिभुज का भुजा कितना होगा जी 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, तो अगर इसको 1 मान रहे हैं तो बड़का कितना हो जाएगा जी दुगुना ही तो होगा, 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी का मान जो है निकालना है और बीसी का मान कितना है जी 8 दिया, तो बीसी का मान 8 रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से समझने का प्रयास कीजिए, डी में अगर 2 से गुना करेंगे तो डी 2 को डी हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि डी का मान कितना होगा 8 बट्टा में 2 होगा, यानी कटेगा तो 4 होगा, 2 से 8 4 बार में कटेगा। देखिए डी के गुना में 2 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा जी 4 होगा। तो यहां से आप लोग डी का मान जो है टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये बात आपको सुझाव कभी भी नहीं देंगे कि आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आप बस इतना बहुत समझने का प्रयास कीजिए। आप जो है आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि छोटका त्रिभुज का हर एक भुजा बड़का त्रिभुज के हर एक भुजा की आधा होगा। कब? जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तब
डी मध्य बिंदु है और ई मध्य बिंदु है। ऐसी स्थिति में छोटका त्रिभुज का हर एक भुजा बड़का त्रिभुज के हर एक भुजा का आधा होगा। अगर ई 8 है तो हई 4 होगा तो होगा। अगर हई 16 देता तो छोटका त्रिभुज का भुजा 8 होता है, छोटका त्रिभुज का भुजा 8 होता। अगर इधर 24 देता, बड़का त्रिभुज का जो भुजा AC 24 देता, तो यहाँ पे ए का मान जो है 24 का आधा यानी कि 12 करते। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो वैसे स्थिति में बड़का त्रिभुज का हर एक भुजा छोटका त्रिभुज का भुजा का दुगुना होगा, या फिर छोटका त्रिभुज का हर एक भुजा बड़का त्रिभुज के हर एक भुजा के आधा होगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे सवालों में हम इसका उपयोग करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर सवाल जो है समझ में आया होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो बताया है वो बहुत ही धांसू कंसेप्ट है। इससे देखे तो सवाल जैसे ही हम पढ़े थे वैसा ही ऑप्शन को है टिक आउट कर दिए थे, बस एक कंसेप्ट की वजह से। तो इस कंसेप्ट को आप लोग समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे कि जी सर समझ में तो आ गया है। अब नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। जो 13 नंबर सवाल है ये देखने से ही खतरनाक लग रहा है। क्यों लग रहा है खतरनाक? क्योंकि देखिए कितना बार पूछा है, 13 में पूछा है, फिर 15 में पूछा है, 16 में, 17 में, 23 में, ये देखिए 5 बार पूछ दिया है। तो क्या इस सवाल को बनाना बनता है कि नहीं बनता है? तो आप लोग कहेंगे जी सर काहे नहीं बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। तो क्या इस सवाल को उड़ा दीजिएगा? तो आप लोग कहेंगे जी सर उड़ा देंगे हम लोग। कैसे उड़ाइएगा? देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है। यानी कि यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया है जब त्रिभुज समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात देता तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए रूट चढ़ाते, लेकिन यहाँ पे भुजा का अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे जी? स्क्वायर कर देंगे। तो एक कंसेप्ट फिर से याद रखिए, एक कंसेप्ट फिर से याद रखिए। अगर सवाल में दो गो त्रिभुज समरूप दिया हो और उसका संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो, परिमापों का अनुपात दिया हो, माध्यिकाओं का अनुपात दिया हो, ऊंचाई का अनुपात दिया हो, ये चारों चीज अगर दिया हो और उससे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो आपको अब रूट नहीं करके स्क्वायर करना है, यानी कि उल्टा काम करना है। जब क्षेत्रफल देता था तो भुजा वगैरह निकालने के लिए रूट करते थे, लेकिन जब भुजा देगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिना कुछ लिखे। बिना कुछ लिखे 16/81, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, खत्म। सवाल खत्म तो खत्म। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। यदि एल समांतर एम है, यानी कि एल और एम समांतर है, तो डी का मान क्या होगा? तो डी का मान निकालना है तो देखिए दोनों जो है काची है जी, एक ही ओर के अंतःकोण है। ठीक है, दोनों का योगफल 180 होगा। तो 3 गो डी या 2 गो डी मिलकर 5 गो डी है, इधर 70, 180 में से 70 घटेगा तो 110, 110 में 5 से 22, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट हो जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए खूब से खूब 2 से 3 सेकंड लगेगा, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको 3-4 मिनट टाइम देना पड़ेगा ना। तो 3-4 मिनट में आप लोग समझिए, क्योंकि सवाल धांसू है, सवाल पूछता है। देखिए 16 में पूछा भी है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जो है एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल से जो है सवाल बार बार पूछता है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो फिर आप परेशानी में फंस जाइएगा। ठीक है, तो देखिए जी भाई एक ही ओर का अंतःकोण है, तो दोनों कोण का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा जी? 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे पता जाने कि एक ही ओर का अंतःकोण है? तो देखिए समांतर रेखा के अंदर का कोण है। ठीक है, समांतर रेखा के अंदर का कोण है तो इसको अंतःकोण बोलेंगे। और ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा इसको बोलेंगे ना जी, तो इसके एक ही तरफ है तो इसको बोलते हैं एक ही ओर के अंतःकोण। और एक ही ओर का अंतःकोण का योगफल जो है 180 होता है। तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी कि 3 गो डी प्लस में 50, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 गो डी प्लस में 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? 180 के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना लिखना थोड़ी ना है, आप जो इतना नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पर 180 आने वाला है तो आने वाला है। तो आपको जो है क्या लिखेंगे जी? 3 गो डी या 2 गो डी जोड़ के डायरेक्ट जो है 5 गो डी लिखेंगे। आप 50 और 20 जोड़ के जो है डायरेक्ट 70 लिखेंगे। 50 और 20 जोड़ के कितना लिखेंगे जी? डायरेक्ट 70। इस दोनों को जोड़ लिया है, दोनों को क्या जोड़ लिए तो किसके बराबर आएगा जी? आप लोग आएंगे 180 डिग्री के। अगर इतना लिख भी रहे तो इससे भी ज्ञात हो सकता है। 3 गो डी या 2 गो डी मिलकर 5 गो डी, 50 को 20 को 70 को, तो बराबर कितना होगा जी? 180। तो यहाँ से 5 गो डी का जो मान निकलेगा वो 180 में से 70 प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 में से 70 घटेगा तो कितना होगा जी? 110 हो जाएगा। अब देखिए डी के गुना में 5 है तो कहाँ जाएगा जी? बटा के
जी नीचे। तो 5 से 110 कितना बार कटेगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर 22 बार में कटेगा, यानी कि डी का जो वैल्यू निकलेगा और डी का वैल्यू कितना निकलेगा जी? 22 डिग्री निकल जाएगा। 22 × 5 = 110, यानी कि ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए खूब से को अगर आपको टाइम लगना चाहिए तो 2 से 3 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो फिर आप जो है फ्लॉप विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैं। फिर मेरे पास अगर आए हैं तो आपको हम तेज बना करके ही भेजेंगे। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है आपको पता चला कि नहीं चला? तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो पता चल ही गया है। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। अगर एक फन फैक्ट बताएं तो 14 नंबर सवाल तक जो है हमने शूट कर लिया था इसके पहले भी एक बार, लेकिन गरीबी में आटा गीला समझते हैं ना जी, लाइटें कट गया, सारा वीडियो जितना भी इतना दूर का शूट किए थे सब जो है करप्ट हो गया। ठीक है, तो समझिए कि हमको यहां से शूट करना चाहिए लेकिन हमको शूट करना पड़ा था दोबारा। ठीक है, तो दोबारा नहीं और 2 बार बीच में ट्राई किए हैं तो उसमें भी जो है शूट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें फ्लो ही नहीं बन पा रहा था। तो फिर ये तीसरा अटेम्प्ट, तीसरा नहीं चौथा जो अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि एक बार करप्ट हो गया, 2 बार ट्राई किए नहीं हो पाया, लय नहीं बन पाया, तो ये चौथा अटेम्प्ट में जो है वीडियो को शूट कर रहे हैं। बताइए कितना मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो के पीछे, और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर भी नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। यार क्या कर रहे हैं? इतना मेहनत आपके सर जी कर रहे हैं और आप एक शेयर तक नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता भी नहीं रहे। अपने कोचिंग का हर एक विद्यार्थी से शेयर कीजिए कि यहाँ पे एक झक्कास बाबा है जो कि बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अंदाज अच्छा लगता हो तभी ये बात बोलिएगा, ठीक है? अन्यथा शेयर कीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। एक बार जब पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा तो अपने आप जो है वीडियो को देखने लगेगा। तो प्लीज आप लोग अपने कोचिंग का हर एक विद्यार्थी से शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मेहनत कहीं पे फ्लॉप नहीं होना चाहिए, मेरा मेहनत जो है सफल होना चाहिए, विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो जब शेयर करेंगे यानी कि आप लोग उसको बताएंगे तभी तो जाके वो मेरे वीडियोस को देखेगा। तो जब वीडियो देखेगा तो मेरे पास व्यूज आएगा, व्यूज मतलब कि पैसा, समझे ना? अंतिम रूप से पैसा के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का जो है तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजा जो है बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा, और जब तीनों कोण बराबर होगा तो उसको कहेंगे समकोणिक त्रिभुज कह देंगे। अगर 2 त्रिभुज समबाहु है तो उसको समकोणिक त्रिभुज कहेंगे। और समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं, यानी कि 15 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कोण फिक्स होता है, 60 डिग्री का होगा। भुजा का लंबाई फिक्स नहीं होता है कि भुजा का लंबाई इतना ही होगा। ठीक है, तो अगर 2 समबाहु त्रिभुज है तो हो सकता है कि यानी कि उसका भुजा बराबर भी हो जाए और हो सकता है कि भुजा बराबर ना हो, लेकिन कोण हमेशा बराबर होगा। और जब तीनों कोण बराबर होता है किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के, तो उस समय हम लोग समरूप कहते हैं, ना कि सर्वांगसम। ठीक है, अगर भुजा भी तीनों भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजा के बराबर हो जाए, ठीक है, तीनों कोण और तीनों भुजा जो है दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वांगसम नहीं कह सकते क्योंकि भुजा जो है यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समानुपाती करने कोई तो फायदा बनता नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही टिक आउट कीजिए, समरूप त्रिभुज। आगे बढ़िए, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसी के पिताजी ने, बाप ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कौन कहे थे जी? तो ये जो है थेल्स साहब ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था जी? थेल्स साहब ने कहा था। ठीक है, तो थेल्स ने ही कहे थे कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। सदैव क्या होता है जी? समान होता है, यानी कि हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर 2 त्रिभुज जो है समकोणिक है, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज का जो है भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होगा। यानी कि अगर एक त्रिभुज को एबीसी मानते हैं, दूसरा त्रिभुज को पीक्यूआर मानते हैं, तो यहाँ पे एबी के बट्टा में पीक्यू, बीसी के बट्टा में क्यूआर और एसी के बट्टा में कैसे जी? पीआर। ये तीनों का तीनों बराबर होगा। ये बात कहे थे थेल्स साहब ने। ठीक है, कौन कहे थे जी? थेल्स साहब। ठीक है, तो ये बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। ठीक है, इनका मजाक जो है नहीं उड़ाना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड 1-2 फैक्ट याद रख लीजिए बबुआ, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो यहां पे लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बड़ी आराम से लिखेंगे आपको। समबाहु त्रिभुज का जो है ऊंचाई, ठीक है,
ई होगा, √3/2 होगा ए। ठीक है, हम यहाँ पे ए जो है मान रहे हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, हम यहाँ पे खाली भुजा लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका जो ऊंचाई हो कितना होगा जी, √3/2 होगा। अब फिर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो क्षेत्रफल होगा वो होता है √3/4a² होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहाँ पे ए का मान जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई पूछा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पे हमको 12 लगाना है। तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो 6√3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को अभी समझ में नहीं आया। तो समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जो है माइंड में सॉल्व करने वाला क्षमता डेवलप है ही नहीं। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ए का मान दिया है सवाल में वो दिया है 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भुजा का मान 12 दिया और भुजा को ए मानने हैं, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे जी 12। 2 से 12 जो कटेगा 6 बार में कटेगा, तो 6 में √3 से गुना हुआ तो ये हो जाएगा 6√3। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जितना आप माइंड में सॉल्व करेंगे मैथ जो है आपका उतना ही बेहतरीन, मजबूत और ऊंचाइयों तक पहुंचता जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 18 नंबर में, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है और उनके परिमापों का अनुपात पूछा है। यार यहाँ पे तो क्षेत्रफल का पूछा ही नहीं। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर लेते, लेकिन क्षेत्रफल नहीं पूछा। अगर क्षेत्रफल देता, परिमाप पूछता तो जो रूट कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो है भुजा का अनुपात दिया और फिर परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको हमने क्या बताया कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो अगर भुजा का अनुपात निकालना हो, परिमाप का अनुपात निकालना हो, ऊंचाई का अनुपात निकालना हो, माध्यिका का अनुपात निकालना हो, इस सब के लिए रूट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग समझते हैं एक बात, इसका मतलब यही होता है कि अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो उसका भुजाओं का अनुपात बराबर होता है माध्यिकाओं के अनुपात के, और माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है वो ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है और परिमाप के अनुपात के भी बराबर होता है। यानी कि चारों का जो अनुपात है आपस में बराबर होता है। तो अगर भुजा का अनुपात पूछा है और परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो जो अनुपात यहाँ पे है सेम टू सेम वही अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक, लिखते क्या है हम एक बार फिर से बोल देते हैं, आप सुन लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा उनके ऊंचाई के अनुपात के। ठीक है, और ई दोनों भी बराबर होगा उनके परिमाप के अनुपात के, और ई तीनों भी बराबर होगा काची जी उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि भुजा, माध्यिका, ऊंचाई और परिमाप, चारों का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। यानी कि जो भुजा का अनुपात वही परिमाप का अनुपात, वही माध्यिका का अनुपात और वही ऊंचाई का भी अनुपात होगा। ये चारों आपस में बराबर होता है। जब क्षेत्रफल वाला बात आएगा तब वही जो है चेंज कीजिएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई हैव नो डाउट्स फॉर यू। अरे अंग्रेजी बोलो तो नहीं क्या हो, गजब। 19 नंबर देखते हैं जी। यहाँ पे त्रिभुज DEF और यहाँ पे त्रिभुज देखिए दो को त्रिभुज दे दिया, सुपरफ्लुअस कर दिया है तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि D जो है Q के बराबर है, यानी कि जो D है वो Q के बराबर है, Q के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे R जो है वो E के बराबर है। यहाँ पे R जो है किसके बराबर है जी? E के बराबर है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सब दो कोण बराबर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि है जो देखिए D जो है Q के बराबर और R जो है E के बराबर। तो जाहिर सी बात है कि F और P आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे, क्योंकि A तो किसी के बराबर नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो F और P बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है A हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप होगा? क्योंकि दो कोण अगर बराबर हो जाए, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं AA ऊपर में से। ठीक है, और AA ऊपर में से अगर दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो उसका तीसरा कोण भी क्या होगा जी? बराबर होगा। और बराबर इसलिए होगा क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बचा था P और F बचा था, तो P और F ही क्या होगा जी? बराबर होगा। तो ऑप्शन A सही है, बाकी को फ्लॉप काटो, खत्म। समझे कि नहीं समझे? आप लोग कहेंगे जी सर। ठीक है जी।
पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे होता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर समकोण त्रिभुज से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो उसमें कर्ण, लंब, आधार ये सब का बात करते हैं, और कर्ण किसमें होता है जी? समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो समकोण त्रिभुज से समरूप का चीज संबंध रखता है, ठीक है। समरूप त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। समचतुर्भुज से भी कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नई ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो अब 20 का जो है आप लोग ऑप्शन ए जो है टिक आउट करके रख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है जी? तो समकोण त्रिभुज में लगता है। इस सभी विद्यार्थियों को बहुत पहले से पता होगा। 21 नंबर देखिए जी, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है बी है और बराबर जो भुजा है वो ए है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो है, भले समबाहु का है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस में b², ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि भाई इतना के बटा में 4, सिंपल से समझिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? या तो b/4 पहले पढ़ लीजिए, या फिर गुना में पढ़िए रूट अंडर 4a² माइनस में b², ठीक है। या फिर ऐसे पढ़िए b रूट अंडर 4a² माइनस b² बटा में 4, ठीक है। इस सब के बटा में कितना जी? 4। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ई वाला सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ई वाला जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। यहाँ पे बी जो है आधार है और ए जो है भुजा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बराबर वाला भुजा, ठीक है। हाई जो है आप लोग पता है कि तीनों ए बी सी और जो है तीनों भुजा का नाम दिया है, ठीक है, भले भुजा का ये माप दिया है और इसके बटा में 2 दिया है। यानी कि भुजाओं का योगफल जो होता है वो परिमाप को दर्शाता है, त्रिभुज के परिमाप को दर्शाता है। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का यहाँ पे योग हो गया। इसका आधा किया यानी कि अर्ध परिमाप को दर्शाएगा। तो त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र है। हाई देखिए रूट अंडर 3/4a², ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों सूत्र आप लोगों को याद रखना है। रूट अंडर 3/4a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब बी रूट अंडर 4a² माइनस में b² बटा में 4, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बी आधार और ए भुजा होगा। और हाई जो सूत्र दिया है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र दिया है, जो कि 9वीं क्लास में आप लोग हेरोन का सूत्र लगाते होंगे, तो उसमें अर्ध परिमाप एस का मान निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तीनों सूत्र आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब यहां पे समझ लेते हैं 22 नंबर, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और साथ में समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है जी? सम माने समान, द्वि माने दूगो, बाहु माने भुजा, यानी कि दूगो समान भुजा वाला जो त्रिभुज है उसको बात कर क्या कहते हैं जी? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका दूगो भुजा समान हो क्या कहेंगे? उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण भी है, समद्विबाहु भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोण सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। कोण सी क्या है जी? 90 डिग्री है, यानी कि ए भी कर्ण होगा। तो यहाँ पे ए बी का ही लंबाई पूछा है, ठीक है, ए बी का ही क्या पूछा है जी? लंबाई पूछा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें तो कर्ण जो होता है वो भुजाओं के जो अन्य जो भुजा होता है उसका रूट अंडर 2 गुना होता है, ठीक है। तो रूट अंडर 2 गुना जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी जो है बिना चित्र बनाए भी टिक आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने मेरा ट्रिपलेट्स वाला वीडियो अंत तक नहीं देखा होगा, अगर मेरा ट्रिपलेट्स वाला जो वीडियो है अंत तक नहीं देखा होगा, जो कि जस्ट इससे पहले ही जो है अपलोड हुआ है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर उस वीडियो को अंत तक नहीं देखे होंगे आप लोग, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ये बात मौखिक बनाने में मैंने कि सहूलियत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, हम चित्र के साथ आपको समझा देते हैं। यहाँ पे कोण सी को समकोण यहाँ पे रखना है। तो अगर हम यहाँ पे चित्र बनाने जाएं, अगर हम यहाँ पे समकोण का जो है चित्र बना ले एगो, ठीक है, यहाँ पे समकोण बना लिए, यहाँ पे कोण सी को अगर हम लोग समकोण ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ए बी क्या होगा जी? कर्ण होगा। ए बी क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। तो जो ए बी का वैल्यू होगा, जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो क्या होगा जी? शेष दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे एसी भुजा है, एगो कौन भुजा है जी? बीसी है। तो यहाँ पे बीसी का जो है स्क्वायर करके दोनों को जो है जोड़ लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है, यानी कि एसी और बीसी दोनों का दोनों का होगा जी? बराबर होगा। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा जी? एसी का स्क्वायर प्लस में बीसी के जगह हम लोग एसी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर? क्योंकि एसी एसी के रूप में दिया है। अगर जो है ऑप्शन बीसी के रूप में देता है तो एसी को बीसी में बदल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सब ऑप्शन जो है एसी के रूप में दिया है, तो हम लोग बीसी को एसी में बदले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर क्या होगा जी? एसी स्क्वायर मिलकर 2 एसी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से जो है हम लोग का चाहिए स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा,
तो यहाँ से जो ए बी का मान निकलेगा, रूट अंडर दो जो है, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर दो रह जाएगा। ए सी स्क्वायर के रूप में, तो ए सी एगो बाहर निकलेगा, स्क्वायर मतलब दो वाली गुना, तो ए सी गुना ए सी है, तो मतलब एगो ए सी बाहर निकाल सकते हैं। तो ए बी का मान क्या होगा जी, रूट अंडर दो ए सी होगा, तो यहाँ पे रूट अंडर दो ए सी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे भी हम आपको बताए थे जी, जो अगर ट्रिपलेट्स वाला अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसमें बताए थे कि हाई दोनों भुजा अगर बराबर होते इसको एक एक मान सकते हैं, तो हाई कितना होगा जी, रूट अंडर दो हो जाएगा। तो हाई क्या होगा जी, देखो अब इसमें एसी का जो है रूट अंडर दो गुना करेंगे तो कर्ण का मान निकलेगा, या फिर बीसी का रूट अंडर दो गुना करेंगे तो भी कर्ण का मान निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ए बी का लंबाई होगा वो होगा है एगो अदर भुजा कौन है जी, एसी है, इसका रूट अंडर दो गुना होगा, या फिर है जो एगो अदर भुजा बीसी है इसका भी रूट अंडर दो गुना हो सकता है। यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है सत्य हो सकता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रिपलेट्स वाला वीडियो देखें तो ये मौखिक बना सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल के एक एक वीडियो, क्योंकि हम कोई भी फालतू का वीडियो अपलोड यहाँ पे नहीं करते हैं, जो भी करते हैं 10वां क्लास के लायक ही वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपको परीक्षा में फायदा पहुंचाएगा। तो आप मेरा कोई भी चैनल का जो है वीडियो उठाकर देख सकते हैं, आपको फायदा वाला ही वीडियो मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जितने भी वीडियोस अपलोड हमने किया है प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और उसको जो है पूरा का पूरा आप लोग देख जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक वीडियो जो देखना ना आपके परीक्षा में बवाल मचवा देगा, ठीक है। तो बवाल मचाना है तो वीडियोस को देखा करें। 22 के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे, ठीक है। 23 नंबर में आप समझिएगा, त्रिभुज एबीसी में डी जो है समांतर है बीसी के, डी किसके समांतर है जी, बीसी के। तो यहाँ पे एडी के बटे में डीबी दिया है, एडी के बटे में डीबी, और ए के बटे में ईसी पूछा, एसी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए के बटे में एसी, तो 5/8 हमको तो मौखिक दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ 5/8 होगा, इसके लिए हमको भी अब चित्र बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चित्र चलिए बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो मौखिक दिखाई दिया है इसमें सस्पिशन हो जाता है ऐसे सवालों में, क्योंकि यहाँ पे बिना चित्र बनाए आप जो है सवाल को समझ ही नहीं सकते, यहाँ पे सवाल को समझने में आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, एबीसी त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे एबीसी त्रिभुज ले लिए, ठीक है। इसमें डी जो है बीसी के समांतर है, तो यहाँ पे एक बीसी के समांतर जो है रेखा खींच लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम लोग लिखेंगे डी, ठीक है। यहाँ पे डी हमने नाम लिख लिया। यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग जो दिया है वो एडी बटा डीबी 5/8 3 दिया है, एडी का मान जो है 5 दिया है, एडी का मान 5 और डीबी का मान जो है अनुपात में 3 दिया है, तो डीबी का मान जो है 3 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बटा ईसी पूछा है, यानी कि ए का मान जो है पूछा है एसी से अनुपात पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा बड़का वाला पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर ईसी पूछता तो 5/3 ही लिखते, क्योंकि जो अनुपात इधर है वही अनुपात इधर हो जाता है, क्योंकि दोनों का है जी समांतर है, आपको हमने तो बताया है 5 है, ठीक है, तो यो 5 होगा, 3 है तो यो 3 होगा, देखिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए का मान तो 5 होगा, ए का मान 5 होगा, यानी कि ऊपर तो 5 होना चाहिए, ऊपर यहाँ पे को 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, तो ये सब दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और एसी जो है नीचे पूछा, तो एसी नीचे कितना होगा जी, 5 और 3 मिलकर 8 होगा, यानी कि बटा में 8 रहेगा, है क्या चीज 3 नहीं रहेगा, ठीक है। तो है 3 ऑप्शन छट गया, ऑप्शन जो है सी ही बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन सी हमने ठीक अंदाजा नहीं, ठीक सॉल्व किया था माइंड में, ठीक है। तो चित्र माइंड में बनाने आना आपको चाहिए, ठीक है। तो चित्र अगर माइंड में बनेगा तो आप लोग ऐसे वेरीफाई करके भी चेक कर पाएंगे, या फिर पूरा फुल कॉन्फिडेंस में होगा तो आप लोग जो है डायरेक्ट भी आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल देखिए 2 बार कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, सी लगाया मतलब कंपार्टमेंटल में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 23 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा बहुत ही आसान सा बेहतरीन सा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डी जो है बीसी के समांतर है, डी जो है बीसी के समांतर दिया है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मान पूछा है, यानी कि जो है अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको पूछा है, तो आपको हमने क्या बताया, जो अनुपात इधर का होगा वही अनुपात इधर का भी होगा, ठीक है। तो 17 का दुगुना जो है वो 34 है, तो यहाँ पे 16 का दुगुना क्या हो जाएगा जी 32 होगा, तो एक्स का मान कितना निकलेगा 32, खत्म है। तो इस सब सवाल में आपको टाइम लगाना ही नहीं है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाना है। 17 का दुगुना 34, तो 16 का दुगुना 32, खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम समझे, एकदम समझे, ठीक है। यहां पे भी आप सवाल को समझ सकते हैं। 25 नंबर में करा चित्र में बीसी समांतर है डी के, है जो बीसी है वो समांतर है किसके जी, डी के समांतर है। एडी अनुपात में ए बी दिया है, ए अनुपात में एक्स के, ठीक है। देखिए एडी के बटा में ए बी, एडी के बटा में दिया है ए बी है पूरा, और ए के बटा में देखिए तो ए के बटा में दिया है एक्स, तो एक्स क्या होगा है एसी ही तो होगा, जो अनुपात इधर है वही अनुपात इधर होगा, यानी कि जो एक्स दिया है वो क्या दिया है जी है एसी ही तो दिया है, तो एक्स किसके बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर एसी के बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से समझते हैं। एडी का अनुपात ए बी से दिया है, तो एडी जो है यहाँ पे है और एडी है पूरा है,
ए डी यहाँ पे है और ए बी है पूरा है, बी बी ए बी, ठीक है, ताकि पूरा है। उस तरह से पूछ रहा है ए के अनुपात में एक्स है, तो अगर इधर का हम बात करें तो ए के अनुपात में क्या होगा जी, यहाँ पे ए सी ही तो होगा और ए सी का ही तो वैल्यू एक्स दिया था, नहीं एक्स किसके जगह पे आया है, ए सी के जगह पे आया, तो यहाँ पे ए सी जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो 25 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्लियर है। अब यहाँ पे 26 नंबर का बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में जो है ए बी बटा में डी है और बी सी बटा में डी एफ है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई जो संगत भुजा जो अनुपात में दिया है, ठीक है, ये बराबर हो रहा है, तो इसके अंतर्गत जो कोण होगा वही बराबर होने से जो है समरूप हो सकता है, ठीक है, ताकि वहां पे सास नियम लगे, यानी कि एस ए एस नियम लगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको दो त्रिभुज ड्रॉ करके आपको समझाना पड़ेगा। वैसे तो हम समझ गए हैं, देखिए कैसे समझे हैं। देखिए ए बी और बी सी के बात कहा है, तो जरूर यहाँ पे ए बी एगो बी सी होगा, तो ऊपर वाला बिंदु बी जो है काची होगा जी, यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा, तो बिंदु बी जो है यानी कि कोण बी जो है बराबर होगा किसके, जो है देखिए डी डी कॉमन है, यहाँ पे ई एफ है, तो यहाँ पे बिंदु जो है बी है वो ई के किसके बराबर, डी के बराबर होगा, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। हमने यहाँ पे अनुपात जो है निकाल लिया, आराम से निकाल लिया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए जो है हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे हम जो है दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, एगो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, एगो त्रिभुज डी एफ है, तो यहाँ पे डी ई एफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखिए ए बी के बटा में डी है, ए बी के बटा में डी दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और बीसी के बटा में डी एफ दिया है, भाई देखिए बीसी के बटा में ई एफ दिया है, डी एफ कैसे दे दिया जाए, अच्छा यहाँ पे डी एफ दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बीसी के बटा में डी एफ दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चित्र को अगर घुमा के देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भुजा का जो है देखिए दोनों भुजा के बीच कौन कौन है जी, बी है, और हाई जो दोनों भुजा का अनुपात में दिया, इसके बीच का कौन कौन है जी, डी है, तो बी किसका होगा, डी के बराबर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, काम खत्म है, ठीक है। तो हम कैसे थोड़ा सा पहचान, देखिए भाई ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी दिया है ना जी, ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ गए कि जो ए बी है और बी सी जो है इसमें बिंदु बी उभयनिष्ठ होगा, यानी कि दोनों भुजा के बीच का जो कोण होगा कौन होगा जी, बी होगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए डी और डी एफ दिया है, इसका मतलब क्या चीज है, डी इधर डी एफ जो है ये दोनों भुजा को बनाने वाला जो है उभयनिष्ठ शीर्ष कौन होगा जी, बिंदु डी होगा। तो जो उभयनिष्ठ शीर्ष होगा यानी कि दोनों भुजा के बीच का जो कोण होगा वही तो बराबर होगा, यहाँ पे बिंदु बी और बिंदु डी जो है बिल्कुल बराबर होगा, ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो चित्र बनाकर भी देख सकते हैं, देखिए ए बी के बटा में डी, बी सी के बटा में डी एफ, तो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कौन है, दोनों को जो है बीच का कौन कौन है जी, एगो बी है एगो डी है, तो बी और डी बराबर होगा, काम खत्म। इसी तरह से आपको जो है सवाल को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात जो है बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है। तो हम इस चीज को मिटा देते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको आगे और भी सवाल बनाना है तो जरूरत पड़ेगा इस चित्र के, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए भाई, चलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझते हैं 27 नंबर, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, ठीक है। यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं हाई वाला, ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। एबीसी इसका नाम ले लेते हैं, ए बी और सी, इसमें डी जो है बीसी के समांतर है, तो हम लोग डी को बीसी के समांतर कर लेंगे। है डी जो है, अरे 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 एक मिनट काहे इसे करते हो बच्चों, ठीक है जी, है डी जो है समांतर है बीसी के, तो हमने यहाँ पे समांतर खींच लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडी के बटा में एडी बटा में डीबी जो है 3:5 है, एडी 3 है और डीबी जो है 5 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए के मान 1.8 दिया है, ए के मान 1.8 दिया है, तो यहाँ पे एसी का मान पूछ रहा है, पूरा का पूरा एसी का मान पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हाई देखिए 3 है और यहाँ पे है 1.8 है, तो इसका कितना गुना है, तो आप लोग 0.6 गुना है, ठीक है। 36 18 होता है, एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 0.6 गुना है, ठीक है। तो ये 5 का भी 0.6 गुना होगा, 5 का भी कितना होगा 0.6 गुना होगा, तो 6 5 30, यानी कि दशमलव एक अंक पहले तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसी का मान कितना होगा, तो 1.8 और यहाँ पे 3 मिलकर 4.8 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। क्या आप लोग समझे कि नहीं समझे, हम एक बार फिर से समझाना चाहेंगे। देखिए हमने बताया था शुरू में ही कि इसका जो अनुपात होगा इससे, वही अनुपात होगा इससे। तो यहाँ पे देखिए 3 का जो है 0.6 गुना करेंगे तो 1.8 होगा, और यहाँ पे 5 का 0.6 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी 3 होगा, 6 5
30 होगा, एक अंक पहले दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक पहले दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 ऐसा अगर 0 भी लिख लेते तो क्या होगा जी, यहाँ पे 3.0 में 1.8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 4.8 होगा। क्यों आएगा, क्योंकि 8 और 0 मिलके 8 और 3 और 1 मिलके 4, बीच में दशमलव रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 4.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे AC का मान कितना हो गया, 4.8, जो कि सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 को समरूप त्रिभुज दे दिया है। देखिए फिर से बात यहाँ पे आ गया समरूप त्रिभुज वाला। तो अगर आपको समरूप त्रिभुज दे दिया है और यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है, तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या याद करना है। तो आप बताइए क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का निकालना था, चेंज करेंगे ना। तो भुजा से अगर क्षेत्रफल पर जाना है तो क्या करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 1:4 होगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अनुपात में 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, स्क्वायर करना था, जो कि आप लोगों को हमने बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 29वां सवाल देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है लंब है बीसी के, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, तो एबी का स्क्वायर बटा में एडी का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चित्र को तो निशा बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरी है यहाँ पे चित्र। तो यहाँ पे हम लोग चित्र को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सौ समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें एडी बीसी पर लंब है, जो एडी है वो किस पर लंब है जी, बीसी पर लंब है, यानी कि यहाँ पे दिया है। तो ए बी का बाटा में एडी निकालना है। ठीक है, तो ए बी अगर इसका जो है हम ए को भुजा मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब भुजा किसके बराबर होगा जी, ये सब भुजा जो है ए के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है वाला भुजा भी ए के बराबर होगा। और यहाँ पे एडी का जो मान होगा वो क्या होगा जी, इसका ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हमने क्या बताया था, √3/2a बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर अनुपात में एडी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए बी इसका भुजा होगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा ए बी, तो ए बी का मान रखेंगे ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे। एडी जो है शीर्षलंब होगा, तो शीर्षलंब का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2a होता है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है 29 का बी हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट, हमने तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया 4/3, क्या आपने सॉल्व किया? तो आप लोग कहेंगे नहीं समझाइए ना प्लीज। तो हम कहेंगे ठीक है समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, मत रोइए बबुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर और बटा में ए डी का स्क्वायर दिया है, तो हम लोग निकालेंगे ना बबुआ। देखो ए बी का मान जो है ए होगा, क्योंकि ए बी जो है एगो भुजा है, तो भुजा को ए मान सकते हैं, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे। ए डी जो है शीर्षलंब है, और शीर्षलंब का जो सूत्र होता है √3/2a होता है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब आप ही लोग बताइए थोड़ा सा, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर तो होगा ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए हाई वाला जो है यहाँ पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर के गुना में क्या होगा जी, है 4 ऊपर जाएगा, 4 कहाँ जाएगा जी, ऊपर, और जो 3a है स्क्वायर है वो कहाँ आएगा जी, नीचे आएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा जी, 4/3 होगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 4/3। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 29 नंबर का क्या होगा जी, ऑप्शन बी होगा। तो उस तरह से आपको सॉल्व कर लेना, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर ये जो है समरूप है। यहाँ पे समरूप का चिन्ह दिया है, किसका चिन्ह दिया जी, समरूप का चिन्ह दिया है। तो यहाँ पे समरूप का चिन्ह लिख लेंगे। यहाँ पे कोण ए का मान 47 दिया है, ए का मान कितना है जी, 47 है। अगर ये समरूप है तो ए का मान 47 है, तो पी का मान भी कितना होगा जी, 47 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होगा, समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होते हैं। क्यू का मान 73 दिया है, अगर क्यू का मान 73 दिया है तो इसका संगत कोण कौन होगा जी, बी होगा। तो बी का मान कितना होगा जी, 73 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी का मान पूछा था, कौन सी का मान निकालने में क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर इतना बहुत आसान है। अगर त्रिभुज का 2 कोण का मान दे दिया तो तीसरा कोण का मान निकालना तो आसान है, कैसे निकालेंगे जी, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो मंगाएंगे 180 डिग्री। तो देखिए 2 कोण कितना है जी, 47 और 73 है, तो 47 और 73 है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे इसको, तो 50 होगा, 50 और 7 120 होता है। तो यहाँ पे सी का मान कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। 30 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ये बात आपको समझ में आया ही नहीं होगा, ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा कि अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि ए का मान 47 दिया है, ए का मान 47 दिया है, तो पी का मान भी 47 होगा। क्यों, क्योंकि ए का संगत कोण पी होगा।
आज जो बी का मान 73 दिया है, देखिए क्यू का मान 73 भले दिया है, क्यू का मान जो 73 दिया है वही संगत गुण इसका बी है, तो बी का मान भी कितना होगा, 73 होगा। तो अब ना यहाँ पे सी का मान पूछ रहा है, तो क्या आपको इतना पता चल गया है कि ए का मान 47 है, बी का मान 73, तो आप लोग जो है सी का मान जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 180 डिग्री आएगा तो आएगा। ठीक है, ए का मान जो है 47 है, बी का मान 73 है, तो सी का मान निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस 47 और 73 जोड़ना चाहिए, तो 73 और 47 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 120 होगा। तो यहाँ पे सी का मान निकालने के लिए 180 में से 120 ले जाकर घटा लेंगे, 180 में से 120 घटेगा तो कितना होगा जी, 60 होगा। इसीलिए हमने ऑप्शन जो है सी को टिक आउट किया था, क्योंकि हमने जोड़ लिया था 47 73 120, तो 120 जो है 180 में से घटाएंगे तो सी का मान कितना निकलेगा जी, 60 निकल जाएगा, यही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको माइंड में सॉल्व करने का प्रयास करना है, बिना चित्र बनाए। ठीक है, अब बिना कुछ लिखे, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो समझ गए हैं, पक्का समझ गए हैं। 31वां सवाल को समझिए, त्रिभुज एबीसी में एडी जो है लंब है बीसी पर, एडी किस पर लंब है जी, बीसी पर, और एडी बीडी जो है 8 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 23 है, तो एसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब पता नहीं इस सवाल को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमको चित्र सबसे पहले बना लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, यहाँ पे चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है ऐसे ऐसे सवालों में। ठीक है, तो चित्र बनाइए, पहले को त्रिभुज ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं एबीसी, ए बी और सी। यहाँ पे एडी बीसी पर लंब है, तो एक हम लंब रेखा खींच लेते हैं, यहां से ए से लेकर के किस पर जी, बीसी पर जो है डी तक ले हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एडी जो है लंब हो गया किस पर जी, बीसी पर लंब हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एडी बीडी बराबर है 8 सेंटीमीटर का है, एडी 8 है और बीडी भी कितना है जी, 8 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीसी का मान 23 दिया है, पूरा का पूरा बीसी का मान 23 दिया है, इतना और थोड़ी सा ऊपर जाना पड़ेगा जी, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से। भाई बीसी का मान जो है कितना दे दिया जी, 23 दे दिया है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको लग रहा है इस सवाल की थोड़ा सा भारी है। एसी का मान पूछ रहा है, भाई एसी का मान यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ किए तो बनने वाला नहीं है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ई वाला एडी का मान 8 है, फाई वाला भी 8 है, बीडी का मान भी 8 है, अब पूरा का पूरा बीसी का मान जो है 23 दिया है, तो अगर इसका मान पूछे, डीसी का मान पूछे तो कितना कहिएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर है पूरा तो 23 है, फाई वाला 8 है, तो 23 में से 8 घटा ले तो 15 होगा, यानी कि डीसी का मान कितना हो जाएगा जी, डीसी का मान 15 हो जाएगा, डीसी का मान कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक हम देख पा रहे हैं कि एडीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडीसी का है जी एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है और उसका एक भुजा 8 दिया है, एक भुजा 15 दिया है, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान निकालना है, तो 8 15 का जो है ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो कितना होगा जी, 17 होगा, यानी कि एसी का मान कितना होगा जी, 17 होगा। और इस सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि इससे भारी क्वेश्चन कह रहे थे। अब बताओ, इसको तो चित्र बनाकर ही खत्म कर दिए यार, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है बताइए, तो इससे आसान कोई सवाल हो सकता है, आप लोग कहेंगे नहीं सर। देखिए क्या है, यहाँ पे बीसी का मान 23 है, यहाँ पे बीडी का मान 8 है, एडी का मान 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीडी का मान 8 दिया है तो 23 में से 8 घटाएंगे तो डीसी का मान 15 निकलेगा, तो 15 निकल गया। भाई देख रहे हैं कि एडीसी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एसी का मान पूछा है, किसका मान पूछा जी, एसी का, यानी कि हाई वाला भुजा का मान पूछा है। तो अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं, 8 में 8 और 15 का ट्रिपलेट्स क्या होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे 17 हमने टिक आउट किया। अब जितने भी विद्यार्थी, सुनिए ध्यान से, जितने भी विद्यार्थी ट्रिपलेट्स नहीं पढ़े हैं, तो देखो बबुआ, इस 17 को ज्ञात करने का इससे आसान मेथड, यानी कि ट्रिपलेट्स से आसान मेथड कहीं भी नहीं होता है, इस दुनिया में पूरा कहीं भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जस्ट इसके पहले को वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें ट्रिपलेट्स के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट्स पढ़ना है तो आप जाइए मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिएगा पाइथागोरियन ट्रिक के नाम से, यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के नाम से जो है एक वीडियो होगा, उस वीडियो पर क्लिक करके पूरा उस वीडियो को देख लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, प्लीज शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हमने बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब अंत तक देख लीजिएगा ना जी, तो उसको 8 15 देखते देखते 17 टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा, इतना क्षमता है उस वीडियो में। ठीक है, इतना क्षमता है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार जाकर के, आपको फायदा करने वाला है तो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 32वां सवाल पे लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी के समांतर है, डी किसके समांतर है जी, बीसी के समांतर है। ठीक है, अब फिर से हमको एगो मैंने कि त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा,
क्योंकि ये सवाल सब जो है बिना चित्र के नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है बीसी के समांतर है, तो डी जो है हमको रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी रेखा हम लोग खींच ही ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए बी और सी रख लेते हैं। यहाँ पे जो है एक डी जो है रेखा हो जाएगा समांतर। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है जी, समांतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एडी के बटे में डीबी 3 5 है, एडी के बटे में डीबी जो है 3 और 5 है, तो 3 और 5 लिख लिए। एडी का मान 3 और डीबी का मान 5 है, एडी का मान 3 और डीबी का मान 5। एसी का मान 5.6 है, पूरा का पूरा जो एसी है वो 5.6 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का मान पूछा है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए, अगर हम बात करते हैं अनुपात का, 3/5 है, तो हाई कितना अनुपात में होगा? तो आप लोग सर ई भी 3/5 एक अनुपात में होगा, थेल्स पर में से। हाई दोनों समांतर हो तो हाई 3/5 है, तो हाई 3/5 होगा, क्योंकि अनुपात में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3:5 3:5 दोनों जगह हो जाएगा। पूरा मिला करके जो है ये कितना दिया, 5.6 दिया है। हाई पूरा अनुपात में कितना है, 3 और 5 8 है, यानी कि अनुपात में जो 8 है उसका वैल्यू दिया है 5.6। ये कितना गुना है, तो 8 7 56, यानी कि ये जो है 0.7 गुना है। कितना गुना है जी, 7 गुना, 0.7 गुना। ठीक है, ध्यान रखिए, दशमलव में दिया है 5.6, तो 0.7 गुना है। तो यहां से पूछा है ए का मान, किसका मान पूछा जी, ए का मान। ए का मान कितना है जी, 3 है। तो यहाँ पे 3 अनुपात का मान कितना होगा, तो इसका भी 0.7 गुना ही तो करेंगे, तो 7 का 21, 0.1 अंक पहले है तो 1 अंक पहले बैठाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, हमको यहाँ पे आपको समझाना है कि आंसर कैसे निकालना है आसानी से। तो देखिए यहाँ पे 3:5 में दिया है, तो ये भी 3:5 होगा। है टोटल जो दिया है 5.6 दिया, तो टोटल 5.6 कर लिया है। देखिए 3 और 5 मिलकर जो है 8 होता है, यानी कि अनुपात में जो 8 है वो 5.6 को डिनोट करता है। अनुपात में जो 8 है वो 5.6 को डिनोट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 56 है, ये 5.6 मत पढ़िए, इसको 56 पढ़िए। तो 8 7 56 होता है, 8 7 56। देखिए 0.1 अंक पहले 0.1 अंक पहले बैठा लिए, यानी कि 0.7 कर लिए। तो जितना गुना ई वाला है उतना ही गुना ना 3 का होगा जी, हाई वाला जो वैल्यू होगा उतना ही गुना होगा, और उतना ही गुना कौन होगा जी, 5 वाला वैल्यू होगा। अगर इसी का मान पूछता तो 5 का अनुपात निकालते, 5 में 0.7 से गुना करते, लेकिन यहाँ पे 3 का अनुपात पूछा है, यानी कि ए का मान पूछा है, ए का। तो ए जो है अनुपात में 3 है, तो 3 का मान निकालना है। तो 3 में अगर 0.7 से गुना करें तो 7 का 21 होगा, 1 अंक पहले दशमलव, 1 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे तो 2.1 हो जाएगा, और यही हम लोग का ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। तो जो अनुपात में दिया रहेगा उसके हिसाब से ही आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 32 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी होगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप जो है एक्स मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्स मान के बनाइएगा तो बन जाएगा। अब एक्स वाला जो है अगर मान को बनाना है तो आप सब्जेक्टिव वाला मेथड देखिएगा, सब्जेक्टिव वाला जो वीडियो आएगा ना जी उस मेथड में देखिएगा, आपको हम एक्स मान के बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा, जल्द ही आएगा, ज्यादा दिन टाइम नहीं है, जल्द आएगा तो आएगा। इस बात से आप लोग अवगत रहिए कि एकदम सब्जेक्टिव वाला वीडियो तैयार हो रहा है, और वो भी सीरीज आएगा, जल्द ही आएगा। ठीक है, इसी चैनल पे आएगा। तो अगर एक्स मान के बनाना है तो आप वहां पे रुके रहिए, लेकिन अगर अनुपात से सॉल्व हो जा रहा है आपसे तो यहीं से सीखते जाइए, क्योंकि अनुपात से सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 32 नंबर तक अगर आपने देख लिया है तो आइए अब 33 नंबर पर चले आते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है जी, किसी त्रिभुज में 2 कोण का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है, यदि 2 कोणों का अंतर जो है 30 है, तो 2 कोण का योग जो है तीसरा कोण के बराबर करेंगे। देखिए 30 और 60 मिलकर तीसरा कोण 90 के बराबर आ रहा है, 45 45 90 आ रहा है, 30 75 नहीं, तीसरा कोण के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, 60 60 नहीं, ये भी तीसरा कोण के बराबर नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है आपको मैंने फॉलो किया पहला कंडीशन में, और जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये फॉलो नहीं किया, तो इसको यहीं पे समाप्त कर दिया। अब कह रहा है कि 2 कोण का अंतर जो है 30 होना चाहिए। ठीक है, तो 45 में से 45 घटाएंगे तो क्या 30 अंतर आएगा, तो नहीं आएगा। तो 30 ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर 30 लाना है, देखिए 60 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर 30 आ रहा है, और दोनों कोण को जोड़ने पर 90 भी आ रहा है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 33 नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को जरूर समझे हुए होंगे। ठीक है, तो 33 नंबर बन गया। अब यहाँ पे आते हैं 34 नंबर पे। कह रहा है देखिए 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 16:81 है। तो भुजाओं का अनुपात पूछा है, आपको हमने एक चीज बताया है कि नहीं बताया, बताइए। अगर समरूप त्रिभुज दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है,
भुजाओं का अनुपात पूछे, चाहे परिमाप का अनुपात पूछे, चाहे माध्यिका का अनुपात पूछे, चाहे ऊंचाई का अनुपात पूछे, आपको सिर्फ और सिर्फ रूट चढ़ाना है। तो 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, तो 4:9 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, 4:9। खत्म, खत्म तो खत्म, खल्लास। समझे कि नहीं समझे? आप लोग कहेंगे जी समझ गए। ठीक है, यहां पे समझते हैं। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर के, यानी कि ए बी जो है समांतर है क्यू आर के। यहाँ पे क्यू दिया है, यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी दिया है। तो दो समरूप त्रिभुज कौन है जी? पी ए बी और पी क्यू आर। पी ए बी हाई वाला जो छोटका त्रिभुज है समरूप है पी क्यू आर के, बड़का त्रिभुज का समरूप है। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? तो देखिए पी क्यू बटा ए क्यू पूछा है, पी क्यू और बटा में ए क्यू पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए बड़का त्रिभुज का अनुपात जो पूछा है वाला एगो भुजा से। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो भुजाओं का अनुपात होगा इसके रूट के बराबर होगा। यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यानी 1 √2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखिए पी ए बी यानी कि छोटका त्रिभुज का जो अनुपात निकलेगा वो 1 निकलेगा। पी ए बी छोटका त्रिभुज का अनुपात 1 निकलेगा। पी ए बी छोटका त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा। इसका भुजा का अनुपात 1 है, यानी कि इसका भुजा जो है 1:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, और जो बड़का भुजा होगा वो √2 के अनुपात में होगा। बड़का भुजा है तो √2 होगा, हयो बड़का भुजा है तो √2 होगा, हयो बड़का भुजा है तो कितना होगा जी? √2 होगा। यानी कि बड़का भुजा जो है पी क्यू और त्रिभुज का जो है भुजा कितना होगा जी? √2 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लिए। पूछा है पी क्यू बटा ए क्यू, तब पी क्यू जो है वो √2 होगा। पी क्यू कितना होगा जी? √2 होगा। हम आप लोग से पूछ रहे हैं ए क्यू कितना होगा, ए क्यू कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे सर तो पी क्यू जो है वो पूरा का पूरा √2 है और ए पी जो है वो आपका एक ही है। तो अगर हम लोग पी क्यू में से अगर ए पी को घटा ले तो हमारा ए क्यू बचेगा, यानी कि √2 में से 1 को घटा लें। √2 में से अगर 1 को घटा लें, पूरा बड़का भुजा में से छोटका भुजा घटा ले तो हमारा ए क्यू ही तो बचेगा, और यही तो ए क्यू यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अनुपात कितना आया जी? तो आप लोग कहेंगे सर √2 अनुपात में आया, √2 - 1। ठीक है, और ये कहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया है जी? ये तो कौन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक आउट कीजिए, काम खत्म है। 35 का हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। ये तो बेकार है कि सॉल्व करे थे, तो ऐसा ही खत्म हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सॉल्व करके समझा दिए। यहाँ पे देख लीजिए √2 अनुपात में क्या होगा जी? √2 - 1 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन जो है डी को टिक आउट करेंगे तो 35 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36वां सवाल को समझ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर जो है 5 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तथा कोण ए का समद्विभाजक जो है वो एडी है, तो यहाँ पे ए बी बटा में ए सी क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ए बी सी दिया है, ए बी सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीडी का मान जो है 5 दिया है, बीडी का मान जो है 5 दिया है, वाला जो है भुजा का मान 5 दिया है। बीसी का मान जो है 7.5 दिया है, यानी कि बी से लेकर के जो है सी तक का वैल्यू दिया है 5 कितना 7.5 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए अगर बीसी का मान 7.5 है तो इसका मतलब क्या चाहिए? 5 है तो ही होगा 2.5 होना चाहिए, तभी तो 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 होगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे जी सर, यानी कि डीसी का मान हमने निकाले 2.5। तो यहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक है एडी, कोण ए का जो समद्विभाजक है वो क्या है जी? एडी है। तो यहाँ पे ए बी बटा में एसी पूछा है, नहीं क्या है? ए बी के बटा में एसी पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो सवाल बड़ी आसान है, देखिए ध्यान से, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्या आसान है ये, थोड़ा समझिए ध्यान से। ए बी का अनुपात में एसी पूछा है, ए बी का अनुपात में एसी पूछा है। देखिए 5 के आधा है, 5 का क्या है जी? आधा है। ठीक है, 5 का आधा है, यानी कि देखिए इसके मुकाबले में जो ए बी है वो दुगुना है। ठीक है, इसके मुकाबले में ए बी का है जी? दुगुना है। तो इधर वाला का दुगुना हाई वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इधर 1 होगा तो इधर का होगा जी 2 होगा, यानी कि ए बी का अनुपात जो है 2 है, ए सी का अनुपात 1 है, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं समझे होंगे, हमें पता है कि आप लोग इस तरह से समझे नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या समझाएंगे? तो एक कंसेप्ट लिखवाएंगे। देखिए कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही फायदेमंद कंसेप्ट है। अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त वाला कंसेप्ट है, आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। एक यहाँ पे हम त्रिभुज ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक वाला कंसेप्ट है भी नहीं, ये कंसेप्ट खतरनाक वाला कंसेप्ट है। इस भुजा को आप लोग ले लीजिए, इसमें एक कोण समद्विभाजक खींच लीजिए। आप जो है यहाँ पे कोण समद्विभाजक ले लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए,
इस त्रिभुज का नाम जो है ए बी सी दे दिए, यहाँ पे ए डी जो है एक कोण समद्विभाजक खींच लिया। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा काम करना है। देखिए कितना सा काम करना है, हमको समझा रहे हैं। भाई जो है एडी के समांतर एक और जो है यहाँ पे बिंदु सी से जो है खींचना है एक और रेखा। ठीक है, यहां से खींच लिए, और भाई जो ए बी है ना जी, इसको आगे की तरफ बढ़ाते चलना है, मिलाते चलना है। तो यहाँ पे हमने जो है मिला लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल को जो है ड्रॉ कर लिया। इस कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं जी, शीर्ष को ई मान लेते हैं। इसमें हमने एडी के समांतर खींचा है ईसी। ठीक है, हमने एडी के समांतर का खींचा है जी, ईसी खींचा है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इस समांतर है, दोनों का दोनों इस समांतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इस समांतर है तो इस कोण और इस कोण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर ई वाला बराबर होगा। अगर इस कोण को हम लोग 1 मानते हैं, इस कोण को 2 मानते हैं, इस कोण को हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 2 जो है 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण 2 जो है हम लिख लेते हैं कोण 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर है दोनों समांतर है तो हाई वाला कोण और हाई वाला कोण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर ए भी बराबर होगा। तो 3 माने थे तो क्या कर लेंगे जी, 4 कर लेंगे, यानी कि 1 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। किससे बराबर होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई जो 2 और 3 में बराबर हुआ, 2 और 3 ये जो है अंतः एकांतर कोण से बराबर हुआ है, अंतः एकांतर कोण से, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इस कंसेप्ट को समझिएगा, भागिए मत, समझिए। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना तो उस सवाल को बनाना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को एक बार समझ लीजिए, समझ तो लीजिए। ठीक है, तो कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 जो है यहाँ पे 4 के बराबर होगा। भाई सब एक्स्ट्रा जो खींचे ना लाइन कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो 1 और 4 जो है किस चीज से बराबर हुआ, तो इस संगत कोण से बराबर हुआ है। किससे बराबर हुआ जी, संगत कोण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाई दोनों समांतर रेखा है तो संगत कोण बनेगा 1 और 4, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। भाई जो है एडी जो है कोण समद्विभाजक खींचे हैं, यानी कि 1 और 2 जो है बराबर है ए भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि कोण को बराबर किया है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। तो 1 और 2 को जो है बराबर भागों में बांटा है, क्योंकि एडी जो है एक कोण समद्विभाजक है। भाई एडी का खींचे हैं, कोण समद्विभाजक खींचे हैं, कोण समद्विभाजक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या खींचे हैं जी, कोण समद्विभाजक खींचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को अगर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इस चीज को अगर ध्यान देते हैं तो आप लोग क्या मिलता है, थोड़ा समझिए ध्यान से। 1 जो है 2 के बराबर है और 2 जो है 3 के बराबर है। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और फिर 1 जो है वो 4 के भी बराबर है, यानी कि अगर 1 और 1 जो है अगर बराबर है 2 के, तो इसका मतलब जो है 2 और 4 बराबर होगा। 2 और 4 क्या होगा जी, बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा ना जी, तो 2 और 4 बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण 2 जो है वो 3 के भी बराबर है, यानी कोण 2 जो है वो कोण 3 के भी बराबर है। और यहाँ पे जो कोण 2 है वो कोण 1 के भी बराबर है, यानी कोण 1 भी जो है बराबर है। यानी कि ये चारों कोण आपस में क्या मिल गया जी, हम लोग को बराबर मिल गया। 1 2 3 4 मिल गया बराबर। ठीक है, अगर हम लोग इस त्रिभुज का बात करते हैं ACE का, अगर हम लोग त्रिभुज ACE का बात करते हैं तो इसमें देखिए AC में 3 और 4 जो है एक दो कोण बन रहा है, ये क्या होगा जी, बराबर होगा। 3 और 4 क्या होगा जी, बराबर होगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर, तो अगर 3 और 4 कोण बराबर है तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है जी, तो आप लोग कहेंगे बराबर होती है। तो यहाँ पे AE जो है बराबर होगा AC के, यानी कि यहाँ से अगर ACE में देखते हैं तो AE जो है बराबर हो जाती है AC के बराबर हो जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बराबर हो जाती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से और समझते हैं डिटेल में। ठीक है, AE के बराबर में AC हो गया, AE के बराबर में क्या होगा जी, AC हो गया। अगर है दोनों समांतर है, अगर है दोनों क्या है जी, समांतर है, अगर है दोनों त्रिभुज क्या है जी, समांतर है, तो समांतर होने की वजह से भाई जो थेल्स प्रमेय से कहता है, क्या चीज कहता है जी, थेल्स प्रमेय से भाई BD जो है वो DC के अनुपात में आएगा। थेल्स प्रमेय से दोनों समांतर है ना जी, तो जो अनुपात BD का अनुपात होगा DC से, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। BD का अनुपात जो होगा DC से जो होगा, वही अनुपात क्या होगा जी, AB का जो अनुपात होगा वो क्या जी, AE से, यानी कि जो BA का अनुपात होगा जी, AE के अनुपात से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाई दोनों का दोनों समांतर है। ठीक है, तो समांतर होने की वजह से हाई जो अनुपात में होगा वही अनुपात में हाई वाला दोनों का भुजा का होगा, हाई वाला दोनों भुजा का अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर जब भुजा होता है तो एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाओं को विभाजित करता है, ये थेल्स बाबा ने कहा था। ठीक है, कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। यहां पे आपने देखा कि AE जो है AC के बराबर है, यानी कि यहां से अगर हम लोग चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं क्या, BD बटा में जो DC है वो किसका बराबर होगा जी, BA बटा में AE की जगह पे AC लिख सकते हैं क्या।
भाई ए बी थी जो बी ए है, इसको हम लोग ए बी भी तो लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं जी, ए बी लिख सकते हैं। बस यही कंसेप्ट आप लोग को हमें समझाना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई बी डी बटा में डी सी बराबर किसके जी, ए बी के बटा में ए सी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ पाइए थोड़ा सा ध्यान से। भाई बी डी के बटा में डी सी और क्या जी, भाई ए बी के बटा में ए सी, ये कब हो रहा है, जब भाई कौन समद्विभाजक खींच रहे हैं तब हो रहा है। तो एक कंसेप्ट को यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए, एक कंसेप्ट को यहाँ पे दिमाग में बैठाइए। अभी जो आपको हमने बात प्रूफ किया, उस प्रूफ के आधार पर एक कंसेप्ट दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी कोण समद्विभाजक एक रेखा खींच देता है, ठीक है, ध्यान रखिए, कोण समद्विभाजक यानी कि दोनों कोण जो है बराबर हो, कोण समद्विभाजक खींचने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी एक ले लेते हैं और यहाँ पे बिंदु डी लिख लेते हैं। अगर कोई कोण समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भाई बीडी का जो अनुपात होगा डीसी के साथ, वही अनुपात होगा एबी का एसी के साथ, ठीक है। यानी कि जो बीडी का अनुपात होगा डीसी के साथ, वही अनुपात होगा एबी का एसी के साथ अनुपात होगा, ठीक है। और यहीं से एक और कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट और ध्यान रखिए। अगर भाई बीडी और डीसी जो है बराबर हो, भाई कोण समद्विभाजित भी होता हो और भाई जो है भुजा बराबर भाग में भी बढ़ता हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए बीडी के बराबर डीसी होगा, तो बीडी के बराबर डीसी कर सकते हैं, तो यानी कि बीडी से डीसी एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में भाई एबी और एसी बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भाई कंसेप्ट तो आप लोग याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को हम लोग उपयोग करेंगे अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर भाई बीडी और डीसी के बराबर हो, यदि भाई बीडी यानी कि सामने वाला जो भुजा है वो डीसी के भी बराबर हो जाए, ठीक है, बीसी जो है डीसी के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीडी जो है एसी के बराबर हो गया, तो अगर यहाँ पे बीडी है तो हम यहाँ पे डीसी पे बीडी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो बीडी बटा बीडी जो होगा वो ए बी बटा में ए सी के बराबर होगा। भाई बीडी से बीडी कटेगा तो एक बार में कटेगा ए बी बटा में ए सी के, और ए सी जो है इधर चलाएगा तो क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ध्यान से। ऐसे स्थिति में अगर यहाँ पे ए सी और ए बी बराबर हो गया, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको निकाल के दिखाते हैं। भाई वाला जो है अगर बराबर हो जाए, भाई तो अगर बराबर ना हो तब तो ये वाला लगाएंगे, अगर बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट जो है ए बी के बराबर ए सी करेंगे, ठीक है। भाई डायरेक्ट ए बी के बराबर क्या करेंगे जी, ए सी करेंगे। और जब ए बी के बराबर ए सी होगा तो इसका सम्मुख कोण जो है बी होगा और इसका सम्मुख कोण सी होगा, यानी कोण बी और कोण सी माने कि क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट भी याद रखेगा, और भाई बीडी और डीसी बराबर हो रहा है तो, ठीक है। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तो ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो भुजा इसका बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब भाई कोण समद्विभाजक भी हो और सामने वाला भुजा जो है बराबर भाग में विभाजित हुआ माने कि हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बीडी जो है डीसी के बराबर हो, तो वैसे स्थिति में भाई समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और उस स्थिति में कोण बी कोण सी के बराबर होगा और ए बी जो है ए सी के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट को आप लोग समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे जी सर समझ में आ गया। तो इतना देर हम आपको समझाया है कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए अब सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। सवाल क्या कहता था उस पे आइए, ठीक है। यहां पे देखिए हाई वाला जो बात है इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहां पे सवाल में कहा है कि कोण ए का जो समविभाजक है एडी है, यानी कि एडी जो है इस कोण को समविभाजित करते हैं कि बराबर भाग में बढ़ता है। तो यहां से जो कंसेप्ट निकलता है वो क्या कंसेप्ट निकलता है जी, कि जो बीडी होगा डीसी के अनुपात में होगा और वही अनुपात एबी का एसी से होगा, यानी कि एबी बटा जो एसी होगा वही अनुपात होगा। देखिए एबी अगर इधर है तो यहाँ पे ऊपर बीडी लिखना पड़ेगा, ठीक है, बीडी बटा में डीसी लिखना पड़ेगा। एबी का बीडी के साथ रिलेशन होगा, एसी का डीसी का, देखिए एबी बीडी और यहाँ पे एसी डीसी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। भाई बीडी का जो मान है वो 5 है, तो बीडी का मान हम लोग यहाँ पे 5 रख लेते हैं। बीसी का मान 7.5 है, बी से लेकर सी का मान जो है 7.5 है। तो आपसे पूछते हैं कि डीसी का मान कितना, तो आप लोग कहेंगे सर 2.5 होगा। यानी कि यहां से समझिए ए बी बटा अगर हमको ए सी निकालना है तो क्या होगा जी, बीडी का मान हम रखेंगे 5, क्योंकि बीडी का मान हमारा 5 दिया है, और डीसी का मान कितना दिया, 2.5 दिया है, यानी कि 2.5 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए दशमलव अगर हटाते हैं, दशमलव एक अंक है, तो क्या होगा जी, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, तो 25 के बढ़ा पड़ेंगे कितना बार में, 2 बार, तो 50 कट जाएगा, यानी कि ए बी और यहां से एसी का जो अनुपात निकलेगा वो 2 निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग कंसेप्ट को समझिए, यहाँ पे आंसर कितना आएगा जी, 2 आएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। इसका ही दुगुना है तो क्या होगा जी, इसका भी ये दुगुना होगा, क्योंकि अनुपात हमारा ये समान है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 होगा, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब 36 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ई वाला कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये कोण समद्विभाजक का कंसेप्ट है जिसको हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखाया, ठीक है।
कौन सा यहाँ का जो है यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर आपको ये प्रूफ समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। यहां से हमने एक कंसेप्ट निकाला था ए वाला, ठीक है, जिसको हमने सम अप करके यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट में हमने आपको यहां पे लिख दिया, ठीक है, ए वाला कंसेप्ट हमने आपको दे दिया। और हमने ये भी बताया साथ में कि अगर सामने वाला भुजा बराबर भाग में बढ़ जाए तो वैसे स्थिति में इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इस कंसेप्ट को भी यहीं से हमने साबित करके दे दिया। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा। क्या पता इस पर जो है अगला सवाल चाहे आगे सवाल जो है मिल जाए, ठीक है, चाहे आपके परीक्षा में सवाल मिल जाए तो वहां पे आप लोग सॉल्व करने के लिए हिम्मत रखिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। अगर कौन समद्विभाजक कह दिया यानी कहीं दो कौन बराबर कह दिया तो वैसे स्थिति में इस कंसेप्ट को लगा लीजिएगा, लगाइएगा तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि हमने आपको अभी प्रूफ करके दे दिया है, ठीक है। अब तो मेरा मन कर रहा है कि इस कंसेप्ट को एक बार ट्रिक के रूप में भी बता दें आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं 37 नंबर सवाल। थोड़ा समझिए ध्यान से। दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया यानी कि दो भुजा बराबर होगा कि कौन बराबर है, दो भुजा बराबर थे उसका समूह कौन भी बराबर होगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात होगा। अरे बबुआ समद्विबाहु त्रिभुज अगर दूगो है, ठीक है, दूगो समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका कोण बराबर दिया है। अगर दूगो समद्विबाहु त्रिभुज है और दोनों का जो है कोण बराबर दिया है यानी कि वो समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे डायरेक्ट समरूप नहीं कहा है, यहाँ पे इस बात से आपको समझना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और पूछा है ऊंचाई का अनुपात। तो आपको हमने क्या बताया है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, ऊंचाई का अनुपात पूछे, चाहे परिमाप का अनुपात पूछे, चाहे भुजाओं का अनुपात पूछे, चाहे माध्यिका का अनुपात पूछे, आपको बस रूट निकालना है। तब 16 का रूट जो है 4 होगा और 25 का रूट जो है 5 होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को झट से किए होंगे, पट से मार के आप लोग आगे बढ़ गए होंगे। यहाँ पे समझिए दिए गए चित्र में डी जो है समांतर है बीसी के। डी किसके समांतर है? बीसी के, यानी कि हाई वाला जो है समांतर है बीसी के। एडी का मान 2 है, एडी का मान 2 दिया है। डीबी का मान 3 है, डीबी का मान जो है 3 है। ए का मान 1.6 है, ठीक है, और इसी का मान पूछा है, इसका मान पूछा है। तो आसान है ना जी। देखिए 2 का 8 गुना होता है 16, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का 8 गुना क्या होगा जी? 3 का 8 गुना 24 होगा। 0.1 अंक पहले है तो इधर भी 0.1 अंक पहले बैठाएंगे, नहीं कि 2.4 होगा। ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस सवाल में कुछ दम है क्या? आप लोग नहीं सर, इस चित्र पे खत्म है, ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है। अब यहाँ पे आगे सवाल समझते हैं। यहाँ पे चित्र में जा, इसका चित्र कहाँ है जी? तो चित्र तो अब अगला पेज पे है। अच्छा देख लेंगे उसको। बीडी और सीडी बराबर है और सी और ए बराबर है। याद रखिए बीडी सीडी और सी ए जो है बराबर है। अगला यहाँ पे चित्र जो है यहाँ पे काची काची बराबर है जी? यहाँ पे बीडी, अच्छा ये तो चित्र में दे ही दिया है। देखिए बीडी जो है और सीडी जो है बराबर है और ए और सी का है जी आपस में बराबर है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी आगे है बीएडी और सीएडी जो है बराबर है, ठीक है। तो कौन है जी? बीएडी यानी कि हाई वाला और सीएडी हाई वाला, ये दोनों का दोनों का है जी बराबर है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ईबीसी और ईबीए, ईबीसी और ईबीए, देखिए ईबीसी यानी कि हाई वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ईबीए यानी कि हाई वाला, ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर है। तो ऐसे स्थिति में 4 ऑप्शन में से मैंने कि सिलेक्ट करना है। अरे यार तो अभी तो हम बताए, देखिए दोनों कोण जो है बराबर है ना, अभी बताए। देखिए कंसेप्ट का यूज हो ही गया, यहाँ पे कंसेप्ट जो हमने आपको बताया वो यूज हो गया। देखिए कैसे भाई दोनों कोण जो है बराबर है, इसका मतलब कौन समद्विभाजक है? एडी। कौन समद्विभाजक जो है यहाँ पे सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब जो है भाई ए बी जो है ए सी के बराबर होगा। ए बी जो है किसके बराबर होगा जी? ए सी के बराबर होगा। ये बात को समझ गए भाई? पूरा का पूरा ए सी और पूरा का पूरा ए बी जो है बराबर होगा। यहाँ पे भाई देखे तो हाई वाला दोनों कोण भी बराबर है, हाई वाला दोनों कोण भी क्या है जी? बराबर है। और सामने वाला भुजा को बराबर भागों में बांटना भी रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई वाला जो कोण है इस दोनों भुजा को सामने वाला भुजा को बराबर बांट रहा है। इसका मतलब जो है ए बी जो है और पूरा का पूरा बीसी के भी बराबर होगा। तो देखिए ए बी जो है एसी के भी बराबर हुआ और ए बी जो है बीसी के भी बराबर हुआ, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए टिक आउट कीजिए, बात खत्म। बात को समझे कि नहीं समझे? देखिए कितना आसान सवाल दिया है। इसके साथ आसान सवाल उस कंसेप्ट में और कोई नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता है बाबू। उसका इस सवाल के जैसा आसान सवाल कहीं भी नहीं मिल सकता है उस कंसेप्ट जो अभी आपको कौन समझ वाला बात बताया ना जी, नहीं मिल सकता। देखिए हाई वाला दोनों कोण जो है बराबर है तो सामने वाला भुजा भी बराबर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भाई दोनों भुजा क्या होगा जी? आपस में बराबर होगा। पूरा का पूरा ए सी और पूरा का पूरा ए बी बराबर होगा, क्योंकि सामने वाला भुजा भी बराबर दिया है, ठीक है। और आपको हमने कंसेप्ट में यहाँ पे वही तो दिया था, ए वाला कंसेप्ट आप लोग याद आया कुछ?
हमने कहा था कि कोण बराबर हो, सामने वाला भुजा को भी दो बराबर भाग में बांटे, तो हाई दोनों भुजा क्या होगा जी, बराबर होगा, ए बी का बराबर में होगा ए सी। हाई वाला कंसेप्ट दिए थे कि नहीं दिए थे, यहाँ पे आपको हमने प्रूफ भी किया था इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। हाई वाला देखिए, हाई वाला जो दोनों कोण बराबर दिया है, सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, तो ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे बी जो है, यहाँ पे देखिए कौन सा बन रहा है, क्योंकि दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, तो दोनों कोण को बराबर भाग में बांट रहा है, और हाई सामने वाला भुजा जो है ए भी बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हाई वाला जो ए बी होगा वो पूरा का पूरा बी सी का भी बराबर होगा। तो देखिए ए बी जो है ए सी का भी बराबर है और ए बी बी सी का भी बराबर है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट से सवाल बनने वाला जो है ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 40 नंबर सवाल में कहा है कि दिए गए चित्र में PQ जो है BC के समांतर है, यानी कि PQ जो है BC के समांतर दिया है। AP का मान 2 है, AP का मान जो है 2 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब PB का मान जो है 6 है, PB का मान 6 है, ठीक है, और PQ का मान 3 है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, 2 नहीं है 3 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। PQ का मान 3 है, PQ का मान 3 है, तो BC का मान पूछा है, BC का मान पूछ रहा है, तो आपको हमने बताया है, ठीक है। देखिए BC का मान क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाई वाला जो है 6 दिया है, हाई वाला का दिया 6 दिया है, इसका मतलब अगर छोटका त्रिभुज का हम 2 ले लेते हैं, छोटका त्रिभुज का भुजा लेते हैं 2, तो बड़का त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तो आप लोग 2 और 6 मिलके 8 होगा, तो 2 का कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 2 का कितना गुना हुआ जी, 4 गुना। तो उसका छोटका त्रिभुज का 3 दिया है, तो BC का होगा जी 4 गुना होगा, तो 3 का कितना गुना करेंगे जी, 4 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे 40 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही आंसर 40 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा जी, ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इस चित्र को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और आप लोग जो है गलत टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। समझिए थोड़ा सा ध्यान से। भाई AP का मान 2 दिया है, AP का मान कितना दिया जी, 2 दिया है, AP का मान 2, और PB का मान 6 दिया है, PB है इतना ही दूर का मान 6 दिया है, आई इतना दूर का मान 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे PQ का मान जो है, PQ का मान 2 ना देकर के 3 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे PQ का मान कितना दिया, 3 दिया है, तो BC का मान पूछ रहा है, BC का मान यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि हाई वाला बड़का भुजा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि छोटका त्रिभुज का जो भुजा है, ठीक है, वो 2 दिया है, तो ये पूरा का पूरा बड़का त्रिभुज का भुजा कितना होगा, तो आप लोग 2 और 6 8 होगा, ठीक है। तो हाई 2 से बड़का त्रिभुज का भुजा का तुलना करते हैं तो कितना गुना है, 4 गुना है। तो हाई जो 3 है वो छोटका त्रिभुज का भुजा हुआ है APQ का, तो BC किसका हुआ जी, बड़का त्रिभुज का भुजा हुआ, तो 3 का कितना गुना होगा, तो आप भी कहेंगे 4 गुना, तो 4 में 3 से गुना करते कितना होगा जी, 4 3 12 होगा। ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कई सारे विद्यार्थी मालूम है क्या करेंगे, देखिए 2 का 3 गुना करेंगे, आप क्या करेंगे, 3 का 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 आंसर जो है गलत है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 9 आंसर गलत है। विद्यार्थी इसमें गलती कर सकते हैं, बड़का त्रिभुज के साथ छोटका त्रिभुज का कंपेयर करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छोटका त्रिभुज का भुजा 2 है, बड़का त्रिभुज का भुजा 8 है, तो 2 का 4 गुना है, तो यहाँ पे छोटका त्रिभुज का भुजा 3 है, तो बड़का त्रिभुज का भुजा कितना होगा जी, तो 3 का 4 गुना यानी कि 12 होगा। ऑप्शन जो है डी टिक आउट कीजिएगा, ऑप्शन बी गलत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या है जी, गलत है, ठीक है। तो गलती करने का चांसेस इसमें है तो है। अब यहाँ पे 40 नंबर तक आप लोग समझ गए हैं, तो अब इससे आगे सवाल आज के वीडियो में नहीं बताएंगे। अब 41 नंबर से जो है शेष जो 75 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को इसका पार्ट 2 में देखना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 जो वीडियो अपलोड होगा उसमें देखिएगा। पार्ट 2 में क्या है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जाइएगा मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, और पार्ट 2 देख लीजिएगा तो वहां पे 41 नंबर से लेकर 75 नंबर तक के सारे सवाल मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपको जो है बुलाते हैं, प्लेलिस्ट में आइए, मजा कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल जो है अच्छे ढंग से समझ में आया हुआ है। ओके, बाय।